हाँ भी क्या हाल है भैया। आज के हमारे बड़े स्पेशल दो गेस्ट हैं जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, 15+ सालों से बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं। उनमें से एक जो है एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। हमने बातचीत की बैंकिंग इंडस्ट्री की, तो बात की ही कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स पे बात की, स्टार्टअप कल्चर पे बात की, स्टार्टअप्स क्यों भाग रहे हैं यहाँ से, क्या वजूहत है, और ओवरऑल पिक्चर हमने एक ड्रॉ की कि हमारे यूथ है तो वो इंजेन्युइटी क्यों नहीं निकल पा रही, या क्या लैकिंग है, या क्या कमी बेशी है जिसकी वजह से हम इस दलदल में फंसे हुए, इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसे हुए। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, तो आइए चल के मिलते हैं हसन मंसूर और इरज हाशमी के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत सीनियर लोग हैं आप in terms of your experience in the banking industry. तो हम not only banking industry, obviously you teach as well at IBA. हम उस तरफ भी जाएंगे और we're just here to chill man, so like yeah whatever. कहाँ जा रहा है मुल्क, किधर खड़े हैं हम, what's going on, what's the future like, academia क्या कहती है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? एकेडेमिया यही कहती है कि मुश्किल सूरत हाल है, ठीक है। आपके नंबर्स जो हैं वो भी कहते हैं कि मुश्किल सूरत हाल है बट उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि रेजिलिएंट कौम है, पहले भी निकल गए थे, अभी भी उम्मीद है निकल जाएंगे। निकल गए या निकाल दिए गए, मतलब लाइक हमें कोई निकाल देता है आगे, बचा लेता है? हाँ, लेकिन उम्मीद यही है कि इस दफ़ा निकाल के भी निकल जाएंगे। ओके, इस दफ़ा निकाल के भी निकल जाएंगे, क्योंकि नंबर्स थोड़े से मुश्किलात हैं, बट जिस तरह के हालात जा रहे हैं उसमें मसला सिर्फ यही आता है कि जी जब तक आपके पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, आपको लगता ही है कि आपके मुल्क के अंदर की बात है, बट इस वजह से आप किसी की भी रिपोर्ट उठा के देखें पाकिस्तान में, उसमें बड़ा लिखा होता है कि जी ये सारी सूरत हाल जो हम रेटिंग डाउनग्रेड कर रहे हैं, हम जो आउटलुक नेगेटिव कर रहे हैं, इसमें इस वजह से क्योंकि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपको ये नहीं पता कि आपके मुल्क का जो नेक्स्ट हुक्मरान होगा वो कंटिन्यू करेगा ये पॉलिसी या वो अपनी पॉलिसी लेकर आएगा। हाँ, तो ये तो बेसिकली जब लोग, दुनिया को पता ही नहीं है कि इस घर का वाली वारिस कौन है, हमने किससे बात करनी है। वैसे तो उनको पता है किससे बात करनी है, उनसे कर लेते हैं, मगर पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें या इकोनॉमिक ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं यार हम आज आप पे पैसा लगाते हैं, कल आपको दूसरा आया वो बोले तो गलत डील थी। जैसे रेकोडिक के मामले में हुआ था, चलो जी लपेटो सारा, वो हमारे गले आया। सो ये इंस्टेबिलिटी का तो बहुत बड़ा इशू है, ये तो हम देखते भी हैं। फिर अभी मैं कंपैरिजन देख रहा था इंडिया और बांग्लादेश का कि वहाँ एवरेज एक वज़ीर आज़म की क्या रही इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इंडिया में 4 साल आ रहा था, बांग्लादेश में भी तकरीबन 4 साल का आ रहा था सिंस देयर इंसेप्शन, और हमारे यहाँ वो 1.5 साल आ रहा था, 18 महीने, 23 वज़ीर आज़म इतने सारे सालों में। दैट्स एनीवे। सो बैंकिंग की अगर हम बात करें, दुनिया भर में क्रेडिट कार्ड गरीबों को दिया जाता है कि वो अपलिफ्ट करें अपने आप को। हमारे यहाँ गरीबों को कहते हैं भाई किधर आया, निकल इधर से, अमीरों को ही पकड़ाते थे। तो अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब को आप ना लोन दे रहे हो। स्टूडेंट लोन का तो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं सुना। इंडिया में इसके बरक्स वो बचपन में ऐड देखते थे, ICICI बैंक जो है वो ओवरसीज स्टूडेंट्स को भी लोन देता था जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं। आई थिंक उनका एक गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो भी सुन रहे हैं। तो हम फिर कैसे एक्सपेक्ट करें कि एंटरप्रेन्योरियल माइंड कैसे निकलेगा जब उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो कुछ करेगा ही नहीं, वो कोई स्टेप ही नहीं लेगा। तो देन फिर हम क्या कंप्लेन करते हैं, क्यों कंप्लेन करते हैं? खैर, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और कंज्यूमर फाइनेंसिंग से रिलेटेड आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट कि ये इसमें हैं इश्यूज, बट द थिंग्स दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आज से 10-15 साल पहले क्रेडिट कार्ड जब इंट्रोड्यूस हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त सूरत हाल डिफरेंट थी। एक बहुत सारे बैंक्स ने एग्रेसिवली उसको मार्केट भी किया, सेल भी किया, बिजनेस भी उठाया, बट थोड़े दिनों बाद आपने इस चीज़ को भी कंसिडर किया कि उसमें डिफ़ॉल्ट रेट्स भी बहुत ज़्यादा थे। मसला क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट एक्सटेंशन का नहीं है, मसला बेसिकली मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बैंक्स रिलक्टेंट इस वजह से होते हैं क्योंकि वो रीपेमेंट जो एबिलिटी है लोगों की उसको देखते हैं। क्रेडिट को यूज़ करना भी मेरा ख्याल है कि एक कमाल बात है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बेतहाशा क्रेडिट कार्ड्स पे उन्होंने खर्चे किए, उसके बाद वो किसी न किसी क्रेडिट क्रंच के अंदर फंसे। एक हमने कंज्यूमर के बबल्स भी पढ़ते हुए देखे, हमने ऑटो लोन के स्कैम्स भी देखे, मॉर्गेज के स्कैम्स। मॉर्गेज वगैरह पाकिस्तान में इतना इफेक्टिवली चला नहीं, बट अब ये लास्ट लो कॉस्ट इनकम और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसने जो इनिशिएटिव्स लिए थे
उसमें हमने फिर भी मॉर्गेज का टेकअप देखा। होता ये है कि इधर मॉर्गेज का टेकअप हुआ, उधर आपकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, इनिशियली जो प्रॉपर्टी का इन्होंने लोन का साइज़ रखा था वो मेरे ख्याल से 1 करोड़ के करीब था, जो कि डिस्काउंटेड और सब्सिडाइज लोन्स थे। मगर उसका नुकसान ये हुआ कि आपके जो मिड टीयर सिटीज़ थे वहाँ पे प्राइसेस इतनी बढ़ गई। तो कराची में तो खैर इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड समथिंग डिसेंट इन दैट प्राइस, बट मगर दूसरे जो मिड टीयर और टीयर 2 सिटीज़ आपके होते हैं उसके अंदर आपकी प्राइसेस अचानक से डबल द ट्रिपल होना शुरू हो दिस गई। वाज नया पाकिस्तान नया घर, नया पाकिस्तान नया घर वाला जो अपना घर प्रोग्राम था, अपना घर स्कीम। सो वही वो 3-4 प्रोग्राम्स थे, कामयाब जवान, कामयाब कारोबार एंड ऑल दोस प्रोग्राम्स जो सब्सिडाइज लोन्स थे, जो कि अभी प्रॉबेबली शायद हमें उस पर थोड़ा सा नज़रसानी करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द IMF's रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली वो खैर अपनी जगह पर हैं चीज़ें, बट उसका ये था कि मॉर्गेज वगैरह के लिए फोर्स क्लोजर के रेगुलेशंस हमारे मुल्क में नहीं थे, आपको कोई ऑफिशियली घर से निकाल नहीं सकता था, आप घर बेच नहीं सकता था, वगैरह वगैरह वगैरह। बाकी इस वक्त जैसे मिसाल के तौर पे डिस्काउंट रेट आपका तकरीबन 15% पे होवर कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद भी आगे लग रहा है कि ये शायद थोड़ा सा अपवर्ड जाए। आई एम नॉट श्योर बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक, कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन का नंबर जो आपका आया है, उसके हिसाब से अगर आप क्रेडिट कार्ड इज़ जनरली अनसिक्योर्ड लोन्स पे वैसे ही आपके पास इतना ज़्यादा कोई कुशन नहीं होता, तो ये बेसिकली आप क्लीन फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें आपके पास मेरे ख्याल से इस वक्त तो क्रेडिट कार्ड 35-37% पे होवर कर रहे हैं। अब आप खुद सोच लें कि अगर किसी आदमी को आप 35-34% पे लोन देंगे, ठीक है, और ये रिवॉल्विंग क्रेडिट है ऑब्वियसली, जो कि आपका आउटस्टैंडिंग होगा उस पर वो करता रहेगा। सो हाउ एनीबडी इज़ गोइंग टू पे, बिकॉज 2 टर्मिनोलॉजीज क्रेडिट कार्ड्स में जनरली इस्तेमाल होती हैं, एक रिवॉल्वर्स और एक ट्रांजैक्टर्स। रिवॉल्वर्स जनरली वो होते हैं जो कि क्रेडिट को आगे एक्सटेंड करते हैं इन माई नॉलेज, और ट्रांजैक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली फुल पेमेंट करके आपको निकल जाते हैं। बैंक उस पर भी वैसे बनाता है, ऐसी बात नहीं है। कमर्शियल साइड पे वैसे भी क्रेडिट का इतना कोई ऑफ टेक है नहीं। सो मेरा अपना ख्याल है कि दिस इज़ माई पर्सनल व्यू कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब ये और थोड़ी बहुत पॉलिसियाँ होंगी, लोगों को थोड़ा बेहतर आइडिया होगा क्रेडिट को इस्तेमाल करने का, देन वी वुड बी इन अ पोजिशन। However, there is an argument which you can put up कि भाई अगर मैं हस्पताल के सामने खड़ा हूँ और मुझे इमरजेंसी है, कैश मेरे पास नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड इज़ माई लास्ट होप, रादर मैं रिश्तेदारों से पैसे लेने जाऊँ उस वक्त, कैश तो किसी के पास भी नहीं होता, कंसिडरिंग के जो इस वक्त आपके पास डिस्पोजेबल इनकम की पोजीशन है वो बड़ी ब्लीक है। सो उस सूरत हाल में डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट वही वाली बात है कि डिफ़ॉल्ट रेट कंसिडरिंग के गुड क्रेडिट पोर्टफोलियो से इसके 4% से ज़्यादा आपका डिफ़ॉल्ट रेट साल का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो बैंक्स उसको भी कर्टेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो यस यू राइट, क्रेडिट कभी कभार ऐसी जगहों पर एक्सटेंड हो जाता है जिनको क्रेडिट की ज़रूरत नहीं होती है, और जिनको ज़रूरत होती है वो बेचारे थोड़ा फंस जाते हैं। इज इट ऑल्सो बिकॉज कि बैंक्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय द लॉ, क्या कि इट्स ऑल अप टू देम कि भाई ये रिकवरी जो भी आपने खुद करनी है। जैसे आई रिमेंबर पहले रिकवरी वाले घर पे आते थे, बड़ी शोर करते थे ताकि पड़ोसी भी सुने, बंदे को बेइज्जती फील हो। फिर इसमें एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली थी, आई थिंक लाहौर का केस था। फिर उसके बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस ने बोला कि जी अब कोई रिकवरी वाला घर नहीं जाएगा। तो जब वो अपनी सारी चीज़ें छीन ली तो ज़ाहिर है फिर बैंक्स भी घबरा गए कि भाई अब हम रिकवरी कैसे करेंगे। इसमें जुनेद देखें, बैंक्स और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा फ़र्क होता है, Sure. ठीक है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटीज़ होती हैं, बॉटम लाइंस होती हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। किसी शेयर होल्डर को आप जिसने पैसे लगाए हुए हैं, ऑब्वियसली अगर उसको आप 2-3 साल तक डिविडेंड की शक्ल में या किसी शक्ल में पे आउट उसके पैसों का नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली वो उस पर वो होएगा। और ये सारे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स वगैरह और ये सारे पोर्टफोलियोज हैं, ये आपकी बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली एज अ किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में मेरे ख्याल से अगर मैं उसको रन कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही होएगा। हाँ ठीक है, CSR और ये वाली सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। टैक्सेस, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं हाईली टैक्स्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, अब तो सुपर टैक्स भी इस साल बैंक्स के ऊपर है और काफ़ी सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। सो डिफरेंट सेक्टर्स में ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं मैं कहूँगा, बेसिकली सेक्टर वाइज है। सो ये वाली सारी चीज़ें इम्पैक्ट तो करती हैं ना। अब मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन है और उसने हाई टैक्स के बाद एक सुपर टैक्स भी इस साल निकालना है, तो उसने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखानी है शेयर होल्डर को। सो ये वाली सारी चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ व्यू सही है। देखें, हमारा ये किसी भी बैंक्स का रेगुलेटर जो है जनरली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है, वो रेगुलेशंस बना के देता है। उस रेगुलेशंस के बेसिस पे बैंक्स की पॉलिसीज़ बनती हैं, उस पॉलिसीज़ की बेसिस पे
चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, SOPs डिज़ाइन होते हैं, एंड देन काम चलता है. सो कह सकते हैं इस तरीके से कि अगर बैंक के पास थोड़ा सा और क्वेश्चन होगा कि किसी उसका कि कोई हो सकता है कि इस तरह भी बैंक्स करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको क्रेडिट डालने दें, बट सिक्योरिटी देने की पोजीशन में भी बड़ा ही आदमी होता है. मेरे जैसे आदमी के पास तो कोई सिक्योरिटी ऐसा देने को नहीं है कि मैं बोलूँ यार ठीक है मेरे ये तू इतने कैश या इतनी कोई एसेट है उसको तू प्लेज कर ले या आईपो मार्क कर ले या जो कुछ भी कोई भी उसके ऊपर आप वो करते हैं और उसके बाद फिर आप मुझे जो है वो क्रेडिट लाइन दे दें. So I understand what you're saying, but well, I think you also have a very valid argument के unless and until हमारे पास कोई इस तरह का लीगल कवरेज नहीं होएगा, जैसे मैंने आपको मॉर्गेज में बताया कि फोर्स क्लोजर के हमारे पास लॉज नहीं थे और इस तरह की सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बैंक्स रिलक्टेंट थे. So ये वाली चीज़ तो रहेगी. अच्छा, पहले बड़े अंग्रेजी बैंक दिखते थे. लाइक आई रिमेंबर ग्रोइंग अप, आई वुड सी ANZ, ग्रिंडलेज बैंक, HSBC, RBS, सिटी बैंक. ये सारे कहाँ गए? चले गए. Do we have any international bank अभी as of now? 2-3 आई थिंक 4 गोरे बैंक हैं जहाँ तक मुझे अगर मैं अप्रॉक्सीमेट 4 बैंक हैं. उनमें से सिर्फ एक बैंक इस वक्त पाकिस्तान में गोरा ऐसा है जो रिटेल बैंकिंग को कैटर कर रहा है. डॉइच बैंक? नहीं, ओके. बाकी सारे जो गोरे बैंक हैं वो आप समझे एक फ्लोर के बैंक रह गए. ठीक है, उनके पास सिर्फ कॉर्पोरेट क्लाइंट है. ठीक है, उनके पास एक सर्टेन एक्टिविटीज़ है जिसमें आप और मैं शामिल नहीं है. ठीक है, और उनका जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है वो भी वो वाला क्लाइंट है जो आगे पीछे से या तो बहुत स्ट्रांग है या उसके पीछे से कोई यूरोपियन या अमेरिकन टाइज हैं. तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. आई एग्री विद यू, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा मसला जो आता है ना वो ये आता है कि आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी इनोवेशन. देखें, आप जब भी गोरे इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो दुनिया में क्यों उसको वेलकम किया जाता है? क्योंकि वो अपने साथ इनोवेशन और अपने साथ जो है टेक्नोलॉजी लेकर आता है. चाहे आप FMCG सेक्टर की बात करें, ठीक है, आप पास जो भी FMCGs हैं इन्हीं से निकल के दूसरी जो लोकल FMCGs हैं वो बनी है. ठीक है, इन्हीं के लोग हैं जो चला रहे हैं आज उनको और बड़े सक्सेसफुली चला रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हालात होते गए, आप बहुत सारे बैंक आपको बारक्लेस याद होगा, RBS याद होगा, HSBC याद होगा. ठीक है, ये सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान से दे लेफ्ट पाकिस्तान. ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका चले गया. इनमें से चंद एक बैंक ऐसे थे जिनकी अपनी फ़िलासफ़ी ये थी कि उन्होंने जो है वो एशिया से निकलना था या साउथ ईस्ट एशिया से निकलना था. बट आपकी बात और अगर मैं एक्सटेंड करूँ कि अगर आप अपने कंपैरिजन करें इंडिया के साथ या इवन बांग्लादेश के साथ जो आपके आगे पीछे आज़ाद हुए सारे, ठीक है, आपके पास और आपके पास दूसरा मसला यह है कि आपके पास जो लोकल बैंक्स हैं उन्होंने उनके आपस में इतने मर्जर होते चले गए कि आपके नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स श्रिंक होते चले गए. ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट एक तो वैसे भी आया कि जी आपके पास इनोवेशन, क्योंकि देखें गोरा इंस्टीट्यूशन दुनिया में इससे मशहूर है कि गोरा इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो. ठीक है, जिसकी की वजह से आज आपके पास जो शैम्पू बनाने की या साबुन बनाने की जो कंपनियां दुनिया में 200-300 मुल्कों में फैली हुई हैं वो इसी वजह से कि उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग होती है. ठीक है, ये जब निकलना शुरू होता है ना तो आपके पास एक वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, जिसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है. अभी आप लोग बात कर रहे थे क्रेडिट कार्ड की, तो मेरे हाथ में क्रेडिट कार्ड का 32-33% वाला फॉर्मूला जो आज तक बैंकों में इस्तेमाल हो रहा है, ये वही गोरा बैंक का फॉर्मूला जिसने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया था. मेरे ख्याल से सबसे पहले तो नहीं हो कि सबसे पहले कमर्शियली उसको मार्केट किया था. दैट वुड बी द राइट टर्म बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ अदर लोकल बैंक्स जिन्होंने क्रेडिट कार्ड टाइप का प्लास्टिक इशू कर दिया था इन mid-70s और समवेयर देयर. बट यूर राइट एक्चुअली, क्योंकि कंज्यूमरिज्म का जो बूम था आपका वो सारे का सारा आए ही गोरे बैंकों की वजह से. तो वही वाली बात कि दे ब्रिंग सो मच इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस. और वही आई एग्री विद यू बिकॉज आई हैव एक्चुअली सीन लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी ज़माने में 90s में किसी एक बैंक ने बनाए थे और बाकी बैंक्स ने उसको रेप्लिकेट किया और उसके अंदर वही चीज़ें उस तरह रहीं. बट देखो वही वाली बात है कि हमारे मुल्क के अंदर बैंक्स के जाने की एक और कमर्शियल वजह ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एक एंटिटी है जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है उसका मुझे प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट जब मैं PKR में कमा के डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो वो इतना माइन्यूट होता है कि जिसकी कोई वो नहीं होती. इवन बड़े बड़े MNCs फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में सबसे बड़े अगर MNC की भी बात कर लें तो उसकी पाकिस्तान की टोटल कंट्रीब्यूशन उस डील उसके अंदर उस ग्लोबल किताब के अंदर कितनी होगी? तुम यू हैव वर्कड इन दैट. ठीक है, यू कैन वेल इमेजिन के बिकॉज यू हैव वर्कड इन एन MNC ट्रेजरी डिपार्टमेंट, सो यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. उसकी कंट्रीब्यूशन 1% होगी.
सो अगर पाकिस्तान की 225 मिलियन की पॉपुलेशन में, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो चलती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स या कंज्यूमर बैंक्स या रिटेल बैंक्स या कोई भी इंडस्ट्री, वो चलती है इसी सूरत में कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है और वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल करती है। अब आप 225-250 मिलियन की पॉपुलेशन पे बैठ के अगर कंज्यूमर का साबन नहीं बेच पा रहे हैं तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, जो आप भी बात कर रहे हो, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि यार आप समझें कि उसी अगर आप किसी मतलब आप जो दुनिया की सबसे बड़ी शैम्पू या साबुन बनाने वाली कंपनी आप उसको देखें तो इंडिया में उनका साइज़ देखें और आप पाकिस्तान में भी उनका साइज़ देखें, ठीक है, इफ़ यू गो मतलब अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, तो यू वुड रियलाइज़ कि यार आपका मुल्क छठा बड़ा मुल्क है, ठीक है, 220 मिलियन के बॉडी इज़ एन एसेट। इंडिया ने 90 से पहले इंडिया के वो लाइबिलिटी था, आप कोई भी उठा के देखो ये सारे, ठीक है, नरसिम्हा राव एंड दिस एंड दैट, ये जो वाजपेयी साहब थे, इसके ज़माने में जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, मनमोहन सिंह के टाइम से जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपने उसको दुनिया में कहा कि भाई आप 1 अरब की आबादी है, ठीक है, आप 15-25 मुल्कों में जाओगे, आप सिर्फ हमारे पास आ जाओ एक अंडर रेगुलेशन अम्ब्रेला के अंडर, हम आपको सब कुछ बेचने देते हैं। तो यार आपका उस लिस्ट में आपका छठा नंबर है, ठीक है, आपका 5वां छठा नंबर है, आपको सिर्फ मार्केट कर रहे हैं, 220 मिलियन की आबादी है, ठीक है, आप ये कह ही नहीं सकते कि हमारे पास एसेट स्ट्रेंथ नहीं। आई टोटली एग्री बिकॉज़ आई रेड दिस आर्टिकल समवेयर। मतलब आप मतलब और आसान, अगर मैं इसके एनालिसिस ड्रॉ करूं, आप अगर कनाडा की बात करते हैं, ठीक है, आपके पास दुनिया में आपके हर किसी का जानने वाला एक दफ़ा कनाडा गया हुआ है, ठीक है, जो फेडरल एक्सप्रेस एंट्री में अभी निकल रहा है। 95% लोग जो है वो वैंकूवर और टोरंटो में क्यों लैंड करते हैं? क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यार यहाँ पर आबादी है, आबादी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो जॉब्स है, ठीक है। बाकी कनाडा में 10, 15, 20, 25% जो आबादी है, ठीक है, वो अपने पास प्रोविंशियल प्रोग्राम्स क्यों बनाते हैं कि भाई खुदा के लिए हमारे पास भी कोई आ जाए, जो हार्श एरिया है, बट हमारे पास भी आ जाए। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, 220 मिलियन की आबादी इज एन एसेट। All you need to is to propagate it as an asset instead of taking it as a liability. आप बच्चे कम करने के प्रोग्राम करते रहे भाई, उससे बेहतर नहीं है आप रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर काम करें, आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करें, ठीक है। जो बात पहले भी थी, जो बात अभी भी है और जो बात आगे भी रहेगी कि आपके पास इसके ऊपर कितना काम हो रहा है। मगर देखो पॉपुलेशन के अगर नंबर्स तुम देखो ना, 220 मिलियन में से आई पर्सनली थिंक, अब मुझे नहीं पता कि स्टैट्स ऊपर नीचे हो गए होंगे, 60 मिलियन की पॉपुलेशन ऐसी है जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। ये वर्केबल मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे और बूढ़े और इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। उसमें से अगर फॉर एग्जांपल तुम अगर इसको स्टेटिस्टिकली देखें तो 6% की तकरीबन 6 to 7% की पॉपुलेशन आपकी अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। सो अगर आप 60 मिलियन की पॉपुलेशन आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है, ठीक है, किसी किस्म की, प्लस हमारे मुल्क में अभी वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि घर में अगर 3 लोग रहते हैं तो तीनों लोग काम करें, एक बंदा काम करता होगा 3 लोग खा रहे होंगे, ठीक है। सो आपके कॉन्ट्रीब्यूशन टू द GDP उस तरीके से है ही नहीं। 340 बिलियन डॉलर की GDP है हमारी, ठीक है, 327 ट्रिलियन पाकिस्तानी और 330-340 बिलियन डॉलर की GDP है। उसकी ग्रोथ का परसेंटेज मेरे ख्याल से 4% है। ये तो इस साल है, पिछले साल तो नेगेटिव था। तो 4% की ग्रोथ पे आप काम करें 225 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ। तो ये है वही वाली बात है कि मैं वही अभी कह रहा था कि आई रेड दिस आर्टिकल समवेयर, द स्वॉच CEO वांटेड टू हैव अ कंपनी इन इंडिया बिकॉज ही कैन सी कि यार 1 बिलियन रिस्क हैं जिनको मैं वॉच कर सकता हूँ। सही है। सो फॉर एग्जांपल अगर 1 बिलियन में से अगर वो मुश्किल से अगर 10% को भी उसने स्वॉच की घड़ियाँ बेच दी तो पूरी उसके यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका की प्रॉफिटेबिलिटी बाहर आ जाएगी। हाँ, आई एग्री। सो आई थिंक दिस कुड हैव बीन द रीज़न। प्लस मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन अगेन, कि जब MNCs पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से निकलना शुरू होती है ना, तो दूसरी MNCs को आने में बड़ा मसला होता है। सही है। बेस्ट प्रैक्टिस इज R&D स्पेशली फार्मास्यूटिकल और इस वाली साइड पे देयर इज अनदर फार्मास्यूटिकल फॉरेन फार्मास्यूटिकल व्हिच प्रोबेबली बी मूविंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान, सो दे आल्सो टेक अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी विद देम बिकॉज 200 मुल्कों में बेस्ट प्रैक्टिसेस वो कर रहे होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होता है उन्होंने किस तरह चीज़ चलानी है। द अदर डे आई वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स इन योर एक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड दे वर टेलिंग मी करेक्टली कि मैं उनसे ये कह रहा था, भाई तुम्हारा साबन तो अब जो अच्छा वाला साबन है बड़ा महंगा हो गया, अब क्या होगा? कहते कोई मसला नहीं है, उसको नीचे जो अच्छा साबन इस्तेमाल करता है उसको नीचे वाला साबन इस्तेमाल करवाना है, उसके नीचे वाले को उसके नीचे वाला साबन इस्तेमाल करना है, उसके नीचे वाले को उसके नीचे वाला साबन इस्तेमाल करना है। हमारे पास हर किसी के लिए साबन है, ठीक है। जब इकोनॉमी चलना शुरू होगी तो वही जो वो अपने साबन खुद ही अपग्रेड हो जाएंगे। दिस इज हाउ, और वही पॉपुलेशन हैंड चेंज करती रहेगी। बट यही वाली बात है ना कि फॉर एग्जांपल अगर यही इसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दे हैव बेसिकली शिफ्टेड देयर टी बिजनेस इनटू सम अदर बिजनेस, ठीक है। ग्लोबली दे वांटेड टू सेग्रीगेट इट बिकॉज किसी न किसी वजह से कोई ना कोई तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस होगा ना, बट उनका इस बिजनेस पे
फोकस ना करने का एडवांटेज मेरा ख्याल है कि दूसरी लोकल कंपनीज को बहुत आया, और हम कोई बड़े लोकल बहुत सारे ब्रांड्स अब देखना शुरू हो गए हैं जो कि पाकिस्तान में चाय बेच रहे हैं। ट्रू। हालांकि चाय कितनी खैर हम तो चाय कुछ उगाते ही नहीं है, सारी इंपोर्टेड है, बट ये है कि हमारे मुल्क में एक आम आदमी की और हर किसी की एक्चुअली एक पार्ट है डेली लाइफ का चाय। ये जब भी आपने क्लाइमेट चेंज की बात की तो इस पे थोड़ा सा एजुकेटर ऑडियंस के व्हाट रोल इज क्लाइमेट चेंज प्लेइंग, और इससे हमारी इकोनॉमी कितनी डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखें क्लाइमेट चेंज का आपके सामने, ठीक है, कराची में तो मुझे अगर आपकी ऑडियंस कराची में रहती है तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं है कि समझने की कि कराची में जो भी पला बढ़ा है उसने कभी इस तरह की बारिशें देखी नहीं है। ठीक है, आपके साथ अब होना ये शुरू हुआ है कि अगर आप और डिटेल में जाना चाहें तो जो सिंध में रहता है, ठीक है, उसको इस वक्त पता है कि जो प्याज की फसल है वो उसके ऊपर जो इस वक्त लग रही है पूरे सिंध में, ठीक है, उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आया है। ठीक है, उसकी जो स्विंग है वो हो ही नहीं पा रही बारिश की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप देखें तो पिछले 5-10 साल में पीपल हैव बीन वेरी वोकल ऑन दिस अक्रॉस द वर्ल्ड कि भाईजान ये वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आपका जो हिमालयाज़ हैं उसके ऊपर बर्फ़ जो है उस तरह नहीं पिघल रही जिस तरह पिघलनी चाहिए या ज़्यादा पिघल रही है। ठीक है, आप इसको और मज़ीद समझना चाहें तो इसको इस तरह समझें कि आपके मुल्क में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास इकनॉमिस्ट हो सकते हैं, आपके पास एक क्या नाम है एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, बट आपके पास कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी इस वक्त ऐसी नहीं है जो हार्ड कोर क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करी है। और आप मुझे, क्योंकि मेरा इत्तेफाक हुआ यूके जाने का, यूके की यूनिवर्सिटी से पढ़ने का, आप यूके की 20 से 25 यूनिवर्सिटी टॉप की निकाल दें। ठीक है, आपके पास क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी डिग्री है, आपके पास इकनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी डिग्री है। ठीक है, अब आप किस तरीके से ये चीज़ जस्टिफाई कर सकते हैं कि यार आपके मुल्क में डॉक्टर तो पैदा हो रहे हैं, सेकंड नंबर पे आपके मुल्क में MBA पैदा हो रहा है। ठीक है, क्या आपके मुल्क को MBA की ज़रूरत है इस वक्त, या आपके मुल्क को इकनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपर्ट की ज़रूरत है? होता क्या है, वाई आई एम लाइक रीआइट्रेटिंग दिस, क्योंकि होता यह है अगर आप डेवलपमेंटल एजेंसी से बात करें तो वो कहते हैं यार आपके मुल्क को जो 100 रुपये हमने एलोकेट किए तो मैं 30 रुपये हमने उस गोरे को दे दिए जो हम अपने मुल्क से लेकर आए थे, क्योंकि आपके पास इकनॉमिक डेवलपमेंट का कोई एक्सपर्ट ही नहीं है, आपके पास क्लाइमेट चेंज का एक्सपर्ट नहीं है, आपके पास रिसोर्स मैनेजमेंट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, जिसमें सारे सूबे आज आपस में कॉन्फ्लिक्ट पर आ जाते हैं कि भाईजान आपने मेरी ये चीज़ रख दी, वो कहता है आपने मेरी ये चीज़ रख दी, आपके पास रिसोर्स मैनेजमेंट का एक्सपर्ट ही नहीं है। ठीक है, तो आपको होता है क्या कि वो कहते हैं जी 100 रुपये हमने आपके मुल्क के ऊपर एहसान किया, जी ये 100 रुपये रखें, लेकिन 30 रुपये जो है ना ये हमारे वाले गोरे को दे दें, जो आएगा अपने हिसाब से आपको आपके वही 15 चीज़ें बताएगा जो पिछले 5 साल से बताता 10 साल से बताता आ रहे, और हम उसको 30 रुपये इसमें से दे देंगे वापस। ठीक है, तो बहुत ज़रूरत है एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब नॉट बिकॉज कि मेरा ताल्लुक़ रहा है और मैं अभी भी ताल्लुक़ है एकेडेमिया से, बट ये चीज़ आपको सेफ एंड साउंड में बता सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डायलेमा ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिसेस हैं और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आप अक्रॉस द बॉर्डर जाए, आपका अगर कोई जानने वाला इस वक्त मेडिकल कर रहा है तो उसको अक्रॉस द बॉर्डर ऑथर्स की बुक्स भी मिलेंगी। ठीक है, MBA में अक्रॉस ऑथर बॉर्डर की बुक्स मिलेंगी। यू वुड नॉट फाइंड द सिमिलर केमिस्ट्री फॉर द एकेडमिक्स इन पाकिस्तान, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वाई आई एम सेइंग दैट, देखें आपकी हमेशा कहते हैं कि जी दुनिया में बायोलॉजी जो होती है ना वो सबकी सेम होती है, हर एक का अपनी जगह पर होगा, बट इकनॉमिक्स हर मुल्क की डिफरेंट है। तो आपके मुल्क की जो इकनॉमिक्स है, जो आज क्रिटिसिज्म होता है कि आपने जी इम्पोर्ट किया एक बंदा, ठीक है, उसने फना रोल में चलाने की कोशिश की मुल्क को, उसके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये आता है कि भाईजान इसने होम ग्रोन इकनॉमिक्स इसको समझी नहीं है, इसको जोड़िया बाज़ार की या अकबरी मंडी की इकनॉमिक्स नहीं पता है। जब तक आपको वो इकनॉमिक्स नहीं पता होगी आप मुल्क की इकनॉमिक्स से नहीं चला सकते। ठीक है, तो आपके ऊपर एक जो क्रिटिसिज्म ये होता है कि इंटरनेशनल लेंडर से आपने आज पैसे देने की बात करें तो क्या क्रिटिसिज्म है कि वो इंटरनेशनल लेंडर दुनिया में जहाँ जहाँ गया है वहाँ इकॉनमी फेल होती चली गई। क्यों? क्योंकि वही चीज़ कि जी गोरा आता है बाहर से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं वो चीज़ जो उसने ऑक्सफर्ड में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, यूपेन में पढ़ी होती है, और आपकी जो लोकल इकनॉमिक्स होती है, जो लोकल होम ग्रोन इकनॉमिक्स होती है, वो उसको समझ में नहीं आती, वो चीज़ वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाती, उसके बाद आप वापस उसके ट्रैप में फंसे जाते हैं। फिर आप घूम फिर के वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे आ जाते हैं, इकनॉमिक हिटमैन वाली थ्योरी पे, जी हमारे साथ गलत है क्योंकि हम हमारे साथ हम मतलब, तो दिस होल इज अ साइकिल दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड
फ्रॉम द पीपल हु आर स्पेयर हेडिंग द कंट्री, ठीक है कि जी हमारे पास लोकल होम ग्रोन एकेडेमिया या एकेडमिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हो कि यार आपके पास हर चीज़ आपके बुक में हो, ताकि वो बच्चा बाहर निकले तो उसे इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और कंपैरिजन टू पाकिस्तानी मार्केट पता हो कि जी कहाँ पे हम लोग कहाँ खड़े हैं। मगर एज एकेडमी के अलावा इसका बेसिकली इंडस्ट्री के ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट है ना। True. देखो जितने भी अभी बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारी कंपनी, मैं दोनों एंड पे बात कर सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज को बेसिकली ग्रीन फील्ड और इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्ट इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि वो एक्सपोर्ट ऐसे मुल्कों को या ऐसी किसी ब्रांड को या ऐसी किसी उसको कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो कि वो कहता है कि जी आपको ये चीज़, जैसे आपको याद होगा कि काफ़ी दिनों पहले 4-5 साल पहले ये चाइल्ड लेबर के ऊपर बड़े किस्म के केसेस चले थे, तो अब इंस्पेक्शन भी होती है सियालकोट में आके। सो अब वो इस चीज़ पे आ रहे हैं कि भाई ये बताएं कि आप जो ये ग्रीन रेटिंग कितनी है आपकी? हाँ, ग्रीन रेटिंग कितनी है आपके पास, जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो किस तरह है, उसको आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आने वाले वक्तों में आई थिंक बैंक्स विल ऑल्सो बी डिफ्रेमिंग देमसेल्व्स कि आपने जो है ऐसे कंपनीज को नहीं आप फाइनेंस करें जो कि बेसिकली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अंदर अपना कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं या जो भी है। सो मैं उस पर वही वाली बात है कि जो जिस रेट पे आपकी चेंज था वो आप उसको एक्सेलरेट कर दिया ना आपने, ठीक है। जो चीज़ आपको 10 साल बाद होनी थी वो आज आपको नज़र आना शुरू हो गई है। आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान में इस पे भी स्टैट्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हिट एरियाज़, ठीक है, वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ये क्लाइमेट के ये जो डिज़ास्टर्स हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हम तो कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इंटीरियर सिंध और सेंट्रल पंजाब और ये वाले एरियाज़ भी दे वर्स्ट हिट, ठीक है। अब आज वो उस पर बता रहे थे कि मैं एक उस पर डिस्कशन हो रही थी कि जिसके अंदर जो आपके डैम्स हैं वो अपनी कैपेसिटी पे फुल आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इसका एडवांटेज होगा, ये होगा वो होगा फलान होगा, वो अपनी जगह पर बातें। बट जो डैम ने बिजली पैदा करनी है या जो डैम ने नहरों में पानी छोड़ना है, उसकी प्रोडक्शन की जो भी इनकम का रेवेन्यू है, क्या वो आपके उस एक्सपेंस से बड़ा है जो कि आपने रोडें सही करने पे लगाना है? हाँ, ठीक है। true. फॉर एग्जांपल कराची में हम क्योंकि सब कराची में ही रहते हैं और तो हम कराची के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस वक्त जब पानी नीचे उतरा है तो पता चला रोडें अपने साथ ही ले गया वो और चाहे वो कोई भी जगह हो अदर देन शार फैसल, किसी रोड के ऊपर माशाल्लाह किसी किस्म का कोई आसरा नहीं है। इवन शार फैसल की अपनी जो सर्विस लेन्स हैं वो खराब हो गई है। एग्जैक्टली। सो अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आई एम नॉट श्योर कि आगे गवर्नमेंट इसको किस तरह लेके चलेगी, क्योंकि सिटी गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, मुझे इसका नहीं पता, ठीक है। मगर मैं अपने काम के सिलसिले में साइट एरिया या कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जब जाता हूँ, जो कि बेसिकली मेरे कराची का एक इंडस्ट्रियल हब है, ऑनेस्टली वहाँ पे मुझे लगता है रोडें हैं ही नहीं, ठीक है, रोडें हैं ही नहीं। मैं मतलब मेरी तो प्रेफरेंस है कि मुझे जाना ना पड़े, मगर मैं कब तक नहीं जाऊँगा, ठीक है। चले 2 महीने मैंने गुजार लिए कि मैं नहीं गया या कम गया या कोई मैंने दरमियान का रास्ता निकाल लिया, वो जो भी तरीका किया, ठीक है। बट आने वाले वक्तों में मुझे जाना तो है, मुझे नहीं पता कि ये कुरंगी वाला एरिया है या साइट एरिया वाला एरिया में मैं किस तरह जाऊँगा। और यहाँ पे लोगों का, लाखों लोगों का ये डेली कम्यूट है। True. अब आप लांडी और आगे चले जाएं तो और वो है चीज़, ठीक है। तो पॉइंट इसके अंदर यही है कि जब ये ठीक है अपना एडवांटेज है, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, जो डिज़ास्टर या जो भी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। अब मैं उसमें देख रहा था कि कितना मेगावाट पर आवर की हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने 9 मेगावाट पर आवर बढ़ाई है ना इस साल, ठीक है, गीगावाट पर आवर, ठीक है। तो अभी तक जो बढ़ाई है, ठीक है, तो उसको बढ़ाने की मतलब फॉर एग्जांपल उसके अंदर हार्डली आपके पास कोई कंट्रीब्यूशन है जो कि थर्मल का या विंड का या सोलर या का उसका होगा। आई डोंट नो कि ये कंपनीज, बहुत सारी कंपनी जिनके प्रोडक्शन यूनिट है वो अपने आप ये मेहनत करके सोलर और इस सारी चीज़ों के ऊपर तो जा रही हैं, बट आई डोंट नो कि इससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है कि जी अगर आप इतने यूनिट चला रहे हैं XYZ किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के, सो आप उसमें से कितने % जो है वो आपको सेल्फ सस्टेन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी से प्रोड्यूस करने हैं। मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है होए, ठीक है। प्लस आपके 2 बड़े डैम अगर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर कोई बेहतरी आती है तो वो फिर हमें वी नीड टू सी, बिकॉज ये मेरा पर्सनल ख्याल है कि जिस ज़माने में वो डैम्स डिज़ाइन हुए थे या जो कुछ भी था वो ऑब्वियसली उसकी फीजिबिलिटीज़ अपग्रेड हुई होंगी, सारा कुछ हुआ होगा। बट अब जब हम बिल्कुल उसके मुंह पर आ गए हैं तो मुझे नहीं पता कि उसकी कंट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही होगी और क्या उसका फ़ायदा। और दूसरा, हमें हर बार डैम को उसकी फुल कैपेसिटी पे करने के लिए इतनी तूफानी बारिशें तो नहीं चाहिए ना भाई, हमें तो तूफानी बारिशें चाहिए ही नहीं अब। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर पे आएगा ना इम्पैक्ट इसका, क्योंकि सिर्फ प्यास तो नहीं लग रहा ना, इसके अलावा सख्त लग रहा है। हाँ,
सही है। तो ये सारे का सारा जो आपका वो है उसमें देखना होगा मुझे। प्लस वो जो यूक्रेनियन क्राइसिस चल रहा है वो wheat अलग वहाँ से है, नहीं आ रहा, वो एक मदर अलग ऑफ ऑल कमोडिटीज जो है वो, अगर आप वीट को जिस वक्त रोकना शुरू करेंगे उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे ट्रांसफर होगा। ये रूल ऑफ द गेम है। एनीवेज ये तो मेरे ख्याल से हमें वी नीड टू सी कि ये किस तरह अनफोल्ड होता है कि $1 commodities बिलियन को का तो नुकसान हुआ होगा, मतलब जितनी सड़कें टूटी हैं कराची में, अगर आप उनको बनाने जाओ, नॉट जस्ट सड़कें उन लोगों की लाख ओवरऑल तो कराची के साइज़ के हिसाब से $1 बिलियन इज़ नथिंग एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जो आपके इस वक्त रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल सीमेंट या सरिया या जो भी चीज़ें हैं, फिर लेबर की कॉस्ट है, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें भी आप ऐड करें, सो आई डोंट नो $1 बिलियन तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी जाता है ये तो, क्योंकि ब्रिजेस हैं आपके, अंडर पासेस हैं। हाँ, इफ आई रिमेंबर वो पिछले साल वर्ल्ड बैंक ने कितने $1 मिलियन दिए थे खाली नाला साफ करने के। हाँ तो महमूदाबाद वाला वो हुआ फिर क्या हुआ उसका? I don't know. यार जो भी है, बट रोडों का जो हालात है ना, वो आप किसी भी एरिया को रोडे नहीं है ना, आगे सारी चीज़ों उसके साथ लिंक्ड हैं। हाँ अच्छा, जैसे आपने बात की ना कुरंगी की, सो अब जिंदगी भर में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया गया हूँ, उछलते हुए गया हूँ, तो मेरे जहन में था कि इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे ही होता है। तो मैं भी लाहौर गया था, एक फ़ोन मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री विजिट था, तो अब मैं मैप में देख रहा हूँ 2 मिनट रह गए, तो मिला खराब सड़क का वाइब, कोई इंडस्ट्री वाइब आ नहीं रही। तो उसने बताया ये इंडस्ट्रियल एरिया लाहौर का और ये ऐसा ही है। तो वहाँ तो रोड की मार्किंग्स हुई थी, तो मैं बड़ा खुश हुआ यार, इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा भी हो सकता है। और वहाँ मैं देख रहा हूँ 14 व्हीलर भी चल रहा है, 18 व्हीलर भी चल रहा है। मैं यार ये तो तोड़ ही नहीं रहे रोड है, तो बिल्कुल सही चल रही है। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज बिकॉज माई बट डजंट नो, इट कुडंट कंप्यूट कि इस वक्त ये इंडस्ट्रियल एरिया में घूम रही है। तो क्योंकि हमने सारी देखी, साइट एरिया देखा है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, कुरंगी देखा है, लांडी देखा है, तो फिर अब इसकी आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद दिस फ्रेंड, लाइक ही इज अ कंसल्टेंट बट लाइक साउथ एशियन इकोनॉमिक्स पे थोड़ी उनकी स्टडी अच्छी है। तो उन्होंने ये बात मुझे समझाई थी, आई वाज इंटरव्यूइंग हिम सम टाइम अगो, कि जब सड़क टूटती है तो जो ट्रकर है जो माल लेके जा रहा है उसमें डिले आता है, उसकी गाड़ी में वेयर एंड टेयर होता है, तो वो ज़्यादा मैकेनिक के पास जाती है, तो फिर वो इवेंचुअली कॉस्ट जो सामान लेके जा रहा है उसकी भी आती है, फ्यूल कंजम्पशन सबसे बड़ी, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास स्पेयर तो कुछ हमारे मुल्क में बनता नहीं है। हाँ। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द स्पेयर खासतौर पे बड़े उसका तो ज़्यादातर इम्पोर्ट ही होता है। आई एम नॉट श्योर कि इस तरह की कोई मैंने किसी फैक्ट्री का नाम सुना है जो बड़े इंजन का कोई पार्ट बनाती हो, या कोई ऐसा बड़े इंजन से मेरा मतलब ये है कि 14 व्हीलर 18 व्हीलर्स टाइप का, ठीक है, कि उसकी ज़्यादातर तो रोड साइड मैंने मैकेनिक्स देखे जो बेसिकली इस पे काम कर रहे होते हैं, और वही बेडफोर्ड के इंजन जो है सालों साल चले जा रहे हैं। अब रिसेंटली मैंने कुछ इस तरह की चीज़ सुनी थी कि कोई हैवी इंडस्ट्री, कोई चाइनीज़ कंपनी है जो कि बसेस वगैरह के लिए कुछ यहाँ पे काम करना चाह रही है, और उसने वो कुछ अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं मास्टर के साथ मिले। हाँ, सो वो अब देखते हैं उसमें क्या है। बाकी जो आपके पास जो लोकल दूसरे जो 2 कंपनीज हैं जो कि बेसिकली आपके वो बनाते हैं ट्रक्स हैवी उसमें, ठीक है, उसके अलावा तो और कोई ऐसी वो नहीं है कि जो कि आपके पास कोई स्पेयर बनने का कोई बहुत बड़ा कमाल हो आपके। अच्छा, भी इससे पहले रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर हम स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएं तो इंपोर्ट लिस्ट में ऐसा आइटम दिखेगा कि समझ नहीं आएगा। तो आप हेलमेट की बात कर रहे थे। हाँ, मैं बेसिकली एक ऐसी बात कर रहा था कि तकरीबन कोई 30-35 मिलियन मेरे ख्याल से रफली एक हमारे पास मुल्क में मोटरसाइकिलिस्ट होएगा। मैंने बेसिकली किसी के साथ इस पे थोड़ी सी स्टडी की थी, तो इस पे मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ। आई वाज जस्ट थिंकिंग, क्योंकि देयर वर सर्टेन एडवाइजर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड कंसल्टेंट्स जो कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और उस पे तो आई वाज जस्ट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड। ही वाज टेलिंग मी कि यार देखो 30-35 मिलियन पाकिस्तान के अंदर वो है मोटरसाइकिलिस्ट है, ठीक है, और एज सच पाकिस्तान के अंदर हेलमेट बनाने की कोई भी एज सच कोई फैक्ट्री या मौजूद नहीं है जो कि फुल फ्लैश फैक्ट्री हो सकता है। कोई छोटी मोटी फैक्ट्री हो जो 200-500 हेलमेट बनाती हो। इससे पहले जर्नली एक बड़ी कंपनी थी जो कि पाकिस्तान में हेलमेट्स इंपोर्ट करती थी, एक स्पेनिश कंपनी LS2 के नाम से, वो भी कुछ इंपोर्ट करती है, बट उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बिकॉज वो ज़रा अपस्केल हेलमेट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद बाकी जितना हेलमेट्स है आपका वो तकरीबन इंपोर्ट होता है। मैं 2-3 साल पुराने नंबर थोड़े से मुझे याद है, हेड गियर की डेफिनेशन के अंदर जो इंपोर्ट का आपका था वो तकरीबन आई थिंक $9 बिलियन था, या पता नहीं कितना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, बट वो इतना बड़ा नंबर था कि सिग्निफिकेंट था साल का। सो अब हेड गियर के अंदर जनरली हेलमेट्स आते हैं और कंस्ट्रक्शन कैप्स वगैरह और ये जो वो आती हैं, ठीक है। इसके अलावा तो ऐसा कोई चीज़ नहीं आती। नॉनदलेस वही बात हम कर रहे थे कि कराची में तो हो सकता है ट्रैफिक पुलिस की वजह से लोग ज़्यादा डर के मारे हेलमेट पहन लेते हों, और बाकी मगर KP के और पंजाब में तो हेलमेट की प्योर रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, क्योंकि वहाँ तो वेदर आपको अलाउ नहीं करता, प्लस आपकी बड़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग जो है वो जीटी रोड के ऊपर है जहाँ पे हेलमेट के बगैर आप चल नहीं सकते। ठीक है, मोटरवे तो फिर मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल्स अलाउड नहीं है, बट ये जीटी रोड पे तो सारा वो है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अगर लाहौर में रहता हूँ या मैं कसूर में रहता हूँ या लाहौर में नौकरी करता हूँ या शेखुपुरा, जो 2-2 घंटे के फासले से लाहौर में है, या पंजाब में डिफरेंट सिटीज़ जो करीब करीब हैं, वो तो लोग बड़ा ईजिली कम्यूट करते हैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बात कर रहे थे कि ऐसी ऐसी चीज़ें उसके अंदर आपको नज़र आएंगी कि हम कहेंगे अच्छा ये भी चीज़ इंपोर्ट होती है, ये भी चीज़ हम नहीं बना सकते। अब उस स्टडी के अंदर ये भी था कि आज तक ऐसा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं आया जिसने हेलमेट की फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल बात है, पहले आप चाइना से ही हेलमेट आता है जनरली आपका। ठीक है, उसके अंदर एक जो फुटपाथ पे 1200-2000 रुपये का हेलमेट मिलता है, उससे लेके आपके पास हायर एंड हेलमेट जो यूरोपियन कंपनीज है जो बड़ी, वो उनके हेलमेट से, बट उनकी क्वांटिटी कम है, मेजॉरिटी चाइना से ही आता है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वहाँ पे जो डिस्कशन हो रही थी कि एज अ इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट ये दो अलग चीज़ें हैं कि मैं वैसा इन्वेस्टर 2 कंटेनर मंगाऊँ, यहाँ पे हेलमेट उतारूँ और चलो भाई ठीक है, और एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट में एक हेलमेट लगाऊँ की फैक्ट्री लगाऊँ और उसके बाद फिर मैं उसको पूरा मार्केट करूँ और एक्सपोर्ट करने की कोशिश करूँ व्हाट्सएवर। सो हम इसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि क्यों किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई। तो जब लोगों से जो हमारे सेठ वेट दोस्त हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा यार जब ये 2 कंटेनर की कॉस्ट आपके पूरे 6 महीने की इनकम में आ जाती है तो मुझे क्या बखेड़ा करने की ज़रूरत है। प्लस फैक्ट्री लगाऊंगा, लेबर मैनेज करूँगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तो आपको हमारे मुल्क की रेटिंग पता ही है कि ये होगा वो होगा, बिजली का मसला होगा, फलाना होगा, धमाका होगा। उन्होंने बोला यार क्या ज़रूरत है इसकी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि डॉलर आपका बढ़ना शुरू हुआ, वही हेलमेट की कॉस्ट जो आपको यहाँ पे 600-700 रुपये पहुँच के पड़ती थी वो आपको 1200-1500 रुपये की पड़ना शुरू हो गई। जो हेलमेट आपको फुटपाथ पे 1100-1200-1500 रुपये का बिकता था वो 2-2,500 रुपये का बिकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो टेक्निकली जो 2,500 रुपये का या 3,000 रुपये का हेलमेट खरीद रहा है वो डेफिनेटली उसकी डिस्पोजेबल इनकम भी लिमिटेड है। सो आई वॉज थिंकिंग कि अच्छा, फिर जब मैंने खुद वो जाके लिस्ट देखने की कोशिश की गई यार उसके अंदर क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके अंदर वाकई ऐसी चीज़ें थी, आपकी कॉन्क्रीट नेल्स हैं, लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस और एक्सपोजर में मैं समझने से कासर था हम उसको क्यों नहीं बना सक रहे। इवन दो कि चलो रॉ मटेरियल अगर हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं तो फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट हमेशा रॉ मटेरियल से ज़्यादा होगी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमेशा महंगी बिकती है। सो कोई ऐसा वो नहीं है। अब जब मैं वही चीज़ें जो बेसिक बड़ी चीज़ें थी, ठीक है, तो अगर मैं उसको इस डॉलर के रेट पे इंपोर्ट करता हूँ, उस पर हाई टैक्सेस देता हूँ, जो कि अभी पॉलिसी पिछले 2-3 दिन से चल ही रहा है, आपके सामने ही है। सो उस पर मुझे क्या इम्पैक्ट आएगा आई डोंट नो। किसी ने तो सोचा ही होगा। जो रियल इन्फ्लेशन है उसका नंबर भी आपको पता ही है। ठीक है, ज़ाहिरी बात है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी इन्फ्लेशन से। वो इन्फ्लेशन जो है डायरेक्टली डिस्पोजेबल इनकम से। अभी तो लोग अपनी सेविंग वगैरह इस्तेमाल करके चला रहे हैं मामला, ठीक है, इवेंचुअली वो डिप्लीट होएगी। बहुत सारी कंपनी से इनिशिएटिव लिए, कुछ फ्यूल एडजस्टमेंट और इस तरह की चीज़ें भी की, बट क्या वो काफ़ी हैं या नहीं काफ़ी, अब मैं उसकी बहस में नहीं जा रहा। हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है, बट ये पॉइंट तो है ना कि फॉर एग्जांपल डिस्पोजेबल इनकम कम होने की वजह से आपके कंज्यूमरिज्म पे फ़र्क आता है। जब चीज़ बिहेवियर पे फ़र्क आता है, बिल्कुल भी चीज़ बिकेगी नहीं तो जो दुकान लेके बैठा हुआ है वो क्या करेगा। ये पूरा साइकिल है। लेट्स जस्ट होप, जो एरज वाज प्रीटी होपफुल अबाउट इट कि इंशाल्लाह वी विल बी गेटिंग आउट ऑफ दिस टर्मोइल, तो लेट्स जस्ट होप दैट। अब देखना यही है कि क्या हमारे पास आने वाले वक्तों में कोई प्रोडक्शन के लिए कोई पॉलिसी आती है कि मिसाल के तौर पे अगर आप फ़लानी चीज़ जो इंपोर्ट करते हैं वो अगर आप पाकिस्तान में बनाएंगे तो हम आपको इतने साल के लिए टैक्स का कोई ब्रेक दे देंगे या वगैरह वगैरह। क्योंकि दुनिया भर में आपको पता है इन्वेस्टर वीज़ाज़ जो मिलते हैं या नेशनलिटीज़ मिलती हैं वो इसी बेस पे मिलती हैं कि भाई इतने पैसे लेकर आओगे, इतनी जॉब्स क्रिएट करोगे, इतना टैक्स दोगे तो हमें भाई तुम्हें पासपोर्ट देने में कोई मसला नहीं है, चाहे दुनिया में कोई भी मुल्क हो। सो अगर इस तरह की कोई चीज़ हम अपने मुल्क में लोगों के लिए करते हैं, कोई चीज़ होती है नहीं होती कुछ नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट हमें इम्पोर्ट्स सब्सिड्यूट्स वगैरह पे कुछ ना कुछ तो करने की ज़रूरत होनी चाहिए। ये जो ऐनक आपने पहनी हुई है, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में कोई ऐनक बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, या जो मैंने ऐनक पहनी हुई है माशाल्लाह हमने तो सबने ही ऐनक पहनी हुई, बट आई एम जस्ट सेइंग आपने अपने इक्विपमेंट का जिक्र किया, किसी भी किस्म का इक्विपमेंट आपको पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आपको मंगवाना पड़ता है, या जो पाकिस्तान में 1-2 इंपोर्टर होंगे उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी या वगैरह वगैरह वगैरह। सो इस तरह की लाखों चीज़ें, ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें निच मार्केट के लिए हों, ठीक है, वो लग्जरी प्रोडक्ट्स के अंदर ना आती हों, वो बेसिकली लग्जरी के नीचे जो ब्रिज प्रोडक्ट्स होते हैं या ब्रिज ब्रांड्स होते हैं उनके नीचे आती हों, बट कहीं ना कहीं तो फिट इन होती होंगी ना। 225 मिलियन की पॉपुलेशन में कोई तो खरीदता होगा। ट्रू। अच्छा, जब ये बात कर रहे थे कि हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट प्रोड्यूसिंग, देयर आर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे सेमिनार्स होते हैं हया और साइंस ऐसे ही है, तो जहाँ पे
लाइक या फिर ये कि हर साल जी हायर डे मना लिया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने या फलाने ने जी ये कर दिया कि कल से कोई लिपस्टिक नहीं लगा के आएगी, ये नहीं होगा. मतलब मुझे ये लगता है, एंड दिस इज आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई बीन टू लॉट ऑफ गवर्नमेंट के जी दफातर में अगर आप गए हों या किसी बड़े जज के यहाँ जाएं या मिनिस्टर के यहाँ जाएं, कि जिनके भी मैं दफ्तरों में गया हूँ, उनका दफ्तर एक तो होता है बहुत बड़ा. हाँ जी, ये तो. और फिर उस पर बहुत बड़ी एलसीडी है, तो बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी एलसीडी लगी होती है, और वो यूं नहीं बात करते, वो यूं बात करते हैं. ठीक है. और उनकी इस पूरी नज़र जियो के टिकर पे होती है कि आज किस किस की खबर चल रही है. मुझे लगता है, आई मीन दिस इज जस्ट माय अजम्पशन, उनको लगता है यार टाइम हो गया यार, भाई की टिकर नहीं चला, चलो यार आज से ये है कि जी प्राइमरी स्कूल की टीचरें लिपस्टिक नहीं लगाएंगी, चल भाई क्या सी. शाम को ये सारे बैठते हैं, बोलते हैं चेक किया तूने आज भाई का. इनकी फ्लेक्सिंग ये होगी, बिकॉज मुझे लगता है इनका कैलिबर ही यही है, इसी पे फ्लेक्स करते होंगे. क्योंकि आई नो समबडी जिनके वालिद साहब बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, मैं इदारे का नाम नहीं लेता, तो अब ज़ाहिर है उनका मिलना जुलना दूसरे इदारों से ही है, गवर्नमेंट के अफसरों से ही है, ब्यूरोक्रेसी से, फलाना फलाना. अब वो बच्चा जो है अच्छे वक्तों में बाहर चला गया, तो वो सुधर गया. तो कह रहे जब मैं आता हूँ और मैं शादी दावतों में जाता हूँ ना अब्बू के साथ, तो कह रहे ये जो मेरे जो रिश्तेदार हो गए, ये जो अब्बू के दोस्तों के बच्चे हो गए, कह रहे इनकी फ्लेक्स बाजी होती है, तेरे बाप के पीछे 3 मोबाइल हैं, मेरे बाप के पीछे रेंजर्स की 2 भी हैं, तेरे पास रेंजर्स की नहीं है, तेरे पास पुलिस की है. तो ये चौड़े करा रहे हैं बॉयज यहाँ. तो क्या ही अब्बा होंगे और जिनकी ये औलाद हैं, समझ रहे हैं. तो उनका फोकस यही होता है. सो लाइक सॉरी सवाल लंबा हो गया. तो जहाँ एकेडेमिया का बिहेवियर ये होगा, इतना एंटी साइंस होगा, और छोटे छोटे प्रोफेसर आके PhDs को बताएंगे कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. आई मीन जब जो सीरियस ही नहीं है मुल्क, मुझे तो लगता है हम लोग सीरियस ही नहीं है. PhD की बात करते हैं आप, ठीक है. आपने बेतहाशा PhDs प्रोड्यूस किए, ठीक है. आप अच्छी सी वेबसाइट उठा के देखें, उन्होंने क्या कोई ऐसा थीसिस प्रोड्यूस किया जिस पे वो कंसिडर भी हो पाए किसी ग्लोबल एकेडमिक अवार्ड के लिए, ठीक है. नंबर 1, आई डोंट थिंक सो. आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ उठा के देखें, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपको बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे मिलेंगे जिन्होंने, देखें अब एक चीज़ जो मैंने मास्टर्स में सीखी UK जाके, वो ये था कि जो प्रोफेसर ने हमें पढ़ाया, ठीक है, वो किसी ना किसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व था, ठीक है. चाहे वो EU की किसी कमेटी का पार्ट था, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की किसी कमेटी का पार्ट था, चाहे वो कोई कंसल्टेंसी कर रहा था. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ की एकेडेमिया देखें या, तो आपको ये अक्सर लगता है कि आपको मेजॉरिटी लोग वो हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, उनको यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई और उसके बाद वो पढ़ाते चले गए वही किताबें जो पढ़े आ रहे हैं. मैं एक और बात अक्सर कहता हूँ जो लोगों को शायद समझ में नहीं आती. अगर आप किसी भी फाइनेंस वाले से पूछें तो वो समझता है जी CFA एक बड़ी डिग्री कहलाती है, ठीक है. CFA की डिग्री खुद करने के बाद मुझे अंदाज़ा ये होता है कि जी 70% ऑफ CFA जो है वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस ही नहीं होता, ठीक है. बट आप पाकिस्तान में किसी भी बच्चे को आज उठा के देखें, आज से 10 साल पहले वो शायद ACCA करना चाहता था, उससे 10 साल पहले वो ऑपरेशन बदर करना चाहता था, ठीक है. आज वो CFA करना चाह रहे हैं मेजॉरिटी लोग, स्पेशली इन द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर. बट मैं यूनिवर्सिटी में भी बच्चों जब आते हैं पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं उनसे ये कहता हूँ यार, अगर इफ़ यू नेवर नो यू वुड एंड अप विद अ जॉब इन FMCG, यू वुड नेवर नो यू वुड एंड अप विद अ जॉब इन अ बैंकिंग सेक्टर, बट नॉट इन द फील्ड जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो. CFA एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है या सर्टिफिकेशन है जो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताती है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताती है. मतलब इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन. हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला ये है ना, वो ये है कि हर्ड मेंटालिटी. जो मतलब मैं आपको 220 मिलियन की आबादी है, ठीक है. आप अगर यूनिवर्सिटी की बात जिस तरह आप कर रहे हो उसी की बात में रिलेट कर रहा हूँ. मैं शायद उस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करूँ जो उस बच्चे को प्रेफर करूँ जिसने कराची की किसी यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री दी है, ठीक है. तो डज दैट मीन कि जी सिंध में और यूनिवर्सिटी से MBA नहीं करा रही, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से MBA करा रही हैं. या मैं अगर मैं कंपेयर करूँ अपना आपको पंजाब के साथ, तो पंजाब में आपको बेतहाशा यूनिवर्सिटी इस तरह की मिलेंगी जो MBA करा रही हैं और जिनकी रिकग्निशन दुनिया में भी है और पाकिस्तान के अंदर भी है. आप मुझे यहाँ पे बैठ के 3 लोग बैठे हैं, आप मुझे कोई एक 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता दें जो कराची से बाहर हो और जो MBA प्रोड्यूस करी हो.
and you are talking about the second biggest province in terms of population in Pakistan. You're talking about specifically Karachi. Yeah, तो that's what I'm saying कि आपके पास this is unfortunate जो आप कह रहे हैं, जो आपका कल्चर चेंज उस वक्त होगा जब आपकी सोच चेंज होगी. सोच चेंज उस वक्त होगी जब आपका स्कूलिंग सिस्टम, आपकी यूनिवर्सिटी सिस्टम चेंज होगा. और वो कहाँ से चेंज होगा? वो वहाँ से चेंज होगा जब आप उस तरह के लोग लेकर आएंगे जो मार्केट से आके जिनका एक्सपीरियंस हो, जो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके उसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहे हो. ठीक है, मतलब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल भी वापस से रिआइट्रेट करता हूँ. सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आपके पास, आप यहाँ पे बैठ के मुझे कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बता दें जिसके आप MBA ग्रेजुएट को रखना चाहते हैं और वो सिंध के अंदर हो बट कराची में ना हो. तो दिस मीन्स क्या पूरे सिंध के अंदर MBA लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे? दिस मीन्स सिंध के अंदर जो लोग हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं, you're right. Actually, at one time in my career, I was trying to hire somebody in Sakhar and Hyderabad. So I was looking for the people who were actually from that area, from that universities, even in Quetta. Quetta has a couple of good universities over the period of time, but मैं वही समझना चाह रहा था कि वो यूनिवर्सिटी से लोगों की खपत किधर है. ठीक है, सो यू राइट एक्चुअली. बट मैं ये देखो, इसमें मेरा अपना ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज़ के भी आगे देखो. अब मिसाल के तौर पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, तुम वहाँ पे पढ़ाते भी हो, ठीक है. सो मैं वहाँ पे उनका एक इनक्यूबेटर टाइप उन्होंने बताया जिसमें 50 के करीब स्टार्टअप्स उन्होंने रखे. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए. आई वाज इनवाइटेड ओवर देयर टू जस्ट लुक एट थिंग्स के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन माई ऑफिशियल कैपेसिटी, rather in my more of a personal capacity. So when I went there and I tried to had a word with those people, और वहाँ पे मुझे उन लोगों से बातचीत की जो कि स्टार्टअप्स वगैरह, इनक्यूबेटर्स वगैरह में काम कर रहे थे. So मुझे ये समझ में आई कि there is a very big link which is missing, कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और जो मार्केट में चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, मिसाल के तौर पे जो वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो प्रोग्रामर्स थे. ठीक है, उनको प्रोडक्ट नहीं बेचनी आ रही थी या उनके कोई टाइप्स नहीं थे, लिंकेजेस नहीं थे, लोकल फॉरेन फंड, ये जो आपके हेज फंड्स हैं या दूसरे जो डिफरेंट किस्म के इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं था. अच्छा, अब एक बंदा प्रोग्रामर है, वो प्रोग्रामर माइंडसेट का है. ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा मार्केटियर भी हो या उसकी प्रेजेंटेशनल स्किल्स भी अच्छी हो, क्योंकि उसकी ये जॉब नहीं है. उसकी जॉब ये है कि उसको अच्छा प्रोग्राम लिखना आता हो जो वर्क फ्री हो और एक ही गो में सारे का सारा निकल जाए. ठीक है, so I was having this conversation with this person, ठीक है, and he was trying to build something which is related to a marketplace for trade transactions. ठीक है, आई टोल्ड हिम कि यार इसको, हमारे मुल्क में ट्रेड जो है वो बैंक्स बड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं, कंपनीज बड़ी डिफरेंट तरीके से करती हैं. ये नहीं है कि ट्रेड की ट्रांजैक्शन आप मार्केट प्लेस पे पुश करेंगे तो वहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ होगा बैंकर, वो उस ट्रेड की ट्रांजैक्शन को पिक करेगा और अच्छा रेट देगा और वहाँ पे ट्रेडर को फ़ायदा हो जाएगा. हमारे मुल्क में ट्रेड लाइंस होती हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स हैं, रिस्क की रिक्वायरमेंट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो व्हाई डोंट यू डू समथिंग जो कि ट्रेड को डिजिटलाइज कर सके, ट्रेड को सीमलेस कर सके, इस तरह की चीज़ पे उसको काम करो. इसने बोला नहीं, मुझे पता है, मेरा एक मैंने देखा है नॉर्वे में एक कंपनी है जो इस तरह करती है. सो मैंने कहा यार अच्छा, वो बंदा वो एक्सपोज्ड आदमी था, इस तरह नहीं था कि कोई लल्लू पंजू आदमी था. ही हैज़ वर्कड इन हिज ग्राफिक्स वाला बिट और प्रोग्रामिंग के अंदर उसने US वगैरह में काफ़ी काम किया हुआ था. बट वो जब यहाँ पर आके उस इंक्यूबेटर के अंदर गया होगा और इंक्यूबेटर वाला जो भी उसकी टीम होगी जिसने उसको एज अ सेलेक्ट किया होगा कि जी आप हमारे इंक्यूबेटर में काम करें, सो मुझे नहीं पता कि उसके क्या क्राइटेरिया होगा. ठीक है, क्योंकि ये बात मुझे बड़ी हैरानकुन लगी कि यार देखो, हमारे जो ट्रेड के पहले तो तुम जाके FE मैनुअल पढ़ लो स्टेट बैंक का कि ट्रेड हमारे मुल्क में होती कैसे. ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, उसके बाद तुम उसके लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करोगे. ठीक, ये नहीं हो सकता कि तुम एक चीज़ नॉर्वे में चलती है, बड़ी डिफरेंट मार्केट है, हमसे बहुत, मेरे ख्याल से 200 साल आगे होगी. ठीक है, और प्लस वहाँ पे लोगों की क्रेडिबिलिटी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, द वे थिंग्स वर्क आर ऑल टुगेदर डिफरेंट. प्लस उनकी करेंसी बड़ी डिफरेंट है. हमारे मुल्क में तो इस वक्त जैसे It's all documented over there. and हमारे मुल्क में इस तरह के भी जैसे डॉलर पे प्रेशर आया तो लोगों की, बहुत सारे लोग कंपनीज के ट्रेड के वगैरह डिलेज आई, सारी चीज़ें हुई. सो ये तो अब इसके दरमियान दिस वाज अ गैप. अब वो बंदे के ऊपर उसको जगह दी हुई है, उस यूनिवर्सिटी ने उस पर काम भी कर रहे हैं. तो आई एम जस्ट सेइंग कि प्रॉबेबली कोई, मैंने वहाँ पे फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, मैंने उनसे इस तरह की बात की कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक सेशन कराएं, क्योंकि मुझे रिसेंटली, क्योंकि 1.5-2 साल में अंदर आई हैव बीन गॉटन इनटू अ कपल ऑफ पीपल जो कि बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स वगैरह के साथ थे. खैर, नॉनदलेस ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि अगर वो वहाँ पे कोई सेमिनार टाइप कराते हैं जिसमें लोग आते हैं, उनसे बातें करते हैं, सो
इसका रिजल्ट बड़ा बेहतर हो सकता था. सो एकेडेमिया अपनी कैपेसिटी में काम करता है. लिंकेजेस वही पुरानी वाली बात है जिस पे हमने शुरू किया था कि लिंकेजेस जो है ना वो बहुत फ्रेजाइल या नहीं होने के बराबर है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान में ये टाटा, ये इस तरह के मतलब अंबानी, इस तरह के लोग अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर पाए जिनकी ग्लोबल रिकग्निशन हो सके. ठीक है, बट मैं इस चीज़ पे बहुत उम्मीद में हूँ और बहुत मतलब आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस कि जी अब इफ़ यू टॉक अबाउट 220 मिलियन पीपल, ठीक है, तो दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल अंडर वन रूफ. ठीक है, आपका जो भी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, उसको अगर आप उसको कैपिटलाइज कर पाए तो स्काई इज़ द लिमिट इवन इन पाकिस्तान. क्योंकि मैं इससे बात पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि आई गेट टू सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका काम ही होता है, जिनकी ख्वाहिश ये होती है कि भाई मैं यहाँ से डिग्री लूँ और भाईजान मेरी दुबई में नौकरी, आपके को जानने वाला मेरी दुबई में नौकरी लगा दे या मैं कनाडा निकल जाऊँ. ठीक है, आपके ख्याल में कनाडा में जितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान की इस वक्त निकली, सारा ब्रेन ड्रेन है ना, आपका पढ़ा लिखा आदमी निकला है ना कनाडा इस वक्त जाके. तो दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. क्योंकि वही है कि आप उसको और आसान तरीके से आप कहते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त में राइट डाउन 3 थिंग्स अबाउट पाकिस्तान. दिस इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे फेसबुक पे जो लोग लिख रहे होते हैं पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, वो आपको शायद पढ़ के शर्मिंदगी हो. ठीक है, यानी अगर 14 अगस्त पे अगर कोई पूछता है कि यार राइट 3 थिंग्स अबाउट व्हाट यू वांट फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपको शायद वो कमेंट्स पढ़ के शर्मिंदगी हो. नहीं, वो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं या क्या हो, मतलब शर्मिंदगी क्यों होगी? लाइक शर्मिंदगी हो कि यार कि जिस तरीके से लोगों ने पाकिस्तान को लिया हुआ है विद इन पाकिस्तान, लाइक द पीपल, बिकॉज I mean the escape route and escape, okay, you're basically saying that you're not valuing what you have. Yeah, इस point of view से बात कर रहे हो. definitely. और ये जो अनरेस्ट है ये सब ज़्यादा आपके पास ये जो, और जो खान साहब हमेशा कहते रहे कि आपके पास एक बहुत बड़ी यूथ मौजूद है, तो उस यूथ का अनरेस्ट जो है वो इतना है मेरे ख्याल में कभी, और उसको एक मज़ीद एक्सपोजर जो है सोशल मीडिया ने दे दिया है. नाउ दे आर कंपेयरिंग देमसेल्फ टू द यूथ अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस एवरीवेयर, कि यार उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास ही है. वही पुरानी वाली डिस्कशन अब्बू के ज़माने की कि पाकिस्तान ने हमको क्या दिया और हमने पाकिस्तान को क्या दिया वाली डिस्कशन है. अच्छा, लाइक ऑब्वियसली यू वर्क वेरी क्लोजली विद स्टूडेंट्स, तो डू यू सी कि आजकल के जो हमारी यूथ है दे क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड एंड राइटफुली सो, लाइक आपको जनरल फीडबैक क्या मिलता है? जनरल फीडबैक यही होता है कि आप पहला सवाल तो उनका यही होता है कि जी, क्योंकि देखें हमने पता है हमने क्या बताया हुआ है, हमने ये बताया हुआ है कि यार बेटा अगर तुम MBA करके फ़लाँ यूनिवर्सिटी से निकल रहे हो तो तुम्हारी फ़लाँ FMCG में जॉब होनी चाहिए. ठीक है, फ़लाँ MNCs में जॉब होनी चाहिए. अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम लूज़र हो. ठीक है, आपके पास बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब हो रही है तो आपके पास वो खुशी नहीं होती जो उनको फ़लाँ, क्योंकि MNC का ब्रांड है, उनको पता जी दुनिया में नाम होगा कि मैं अपनी कज़न को बताऊंगा अमेरिका में, उसको पता होगा. या आजकल स्टार्टअप्स, सॉरी बात कर रहा हूँ, स्टार्टअप्स, ठीक है, इस पे भी आते हैं भी. हाँ, ठीक है, ये फिर उनका ये होता है कि जी मतलब मैं आपको ये बात सेफली कह सकता हूँ कि यार बहुत बड़ा माइंडसेट है जो कहता है कि जी मैं चाहता हूँ पाकिस्तान से मैं निकल जाऊँ किसी तरीके से. ठीक है, स्टार्टअप्स की फ़िज़ा बिल्कुल तैयार होना शुरू हुई है. ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ पे बहुत काम करी है, बट वही वाली बात है ना यार कि आपके पास कौन सा यूनिकॉर्न इस वक्त पाकिस्तान से निकला है. ठीक है, आप इंडिया को देख लो, आप बांग्लादेश को देख लो, आप साउथ ईस्ट को देख लो. It's too early for a unicorn. बट व्हाट इज़ दैट कंपनी. ठीक है, जिस तरह दराज जो था, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वो भी रॉकेट इंटरनेट और ये सारे बाहर से लेकर आए थे. सही, ठीक है, आइडिया वही आइडिया तो आपके पास भी था ना. अमेज़ॉन तो हर जगह दुनिया में काम कर रहा था, अमेज़ॉन. ठीक है, आप भी ये बना सकते थे. ठीक है, तो वो वाला माइंड सेट है ना कि यार कि मैं निकल के धंधा करूँ. ठीक है, वो एक सर्टेन फैमिलीज के पास तो है माइंड सेट उनके बच्चों के पास, बट वो जनरली वो माइंड सेट अवेलेबल नहीं है. और वो उनको फ्रस्ट्रेशन उस वक्त होती है कि ओवर द टाइम पीरियड, जिस तरह शुरू में हमने बात की कि आपकी MNCs की जो तादाद है पाकिस्तान में या आपके ब्लू चिप एम्प्लॉयर की तादाद है वो कम होती चली गई. ठीक है, तो वो और आपके यार आपकी आबादी बढ़े जा रही है. आपने पिछले 5 साल में या आपने पिछले 10 साल में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस की जो मतलब नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज होगी? GI कितने साल पुरानी है? 10 साल से पुरानी है. ठीक है, नमल टू एन एक्सटेंट, यस, मे बी 1, दैट्स इट. But I'm not sure. I'm just saying एक या 2 या 3, but आपकी आबादी किस हिसाब से बढ़ी है? You have been the fastest growing nation in terms of population among the like top 5 nations here in the world. Yeah, but do you understand the cost of education in these universities in Pakistan right now? That's where the people like, running the show comes in, right? I'm not sure, but क्योंकि हमने तो पढ़ाइयाँ छोड़े काफ़ी ज़माने हो गए, but मेरे ख्याल से 6-8 लाख रुपए सेमेस्टर की कॉस्ट है इस वक्त, if I'm not wrong. ऐसे ही है ना? तो 6-8 लाख रुपए अगर आपने सिर्फ
एजुकेशन की कॉस्ट है, प्लस फिर आपकी किताबें वो वगैरह वगैरह चीज़ें, उसके साथ जो एक्सिलरीज होते हैं, ठीक है, वो आप ऐड करें तो साल के अगर मुझे मिसाल के तौर पे 12-15 लाख रुपए खर्च करने हैं, सो मैं उससे बेहतर ही और उसके बाद 30,000 की नौकरी लेनी है। हाँ जी बिल्कुल, और इससे बेहतर नहीं मैं बाहर जाने की कोशिश करूँ। आई एम जस्ट सेइंग, that's what the mindset बिकॉज है। हमारे कितने दोस्त बाहर पढ़ने गए और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए, आपका हज़ारों ये होंगे। ब्रेन हाँ, ड्रेन है ना, आपके पास देखिए हमारे 2 दोस्त जा रहे हैं, एक कल जा रहा है और एक 10 तारीख को इंशाल्लाह जा रहा है। ब्रिलियंट गाइस, ब्रिलियंट, ऑल ऑफ द पीपल दे वर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। अभी जो पिछले 5-8 साल में हमारे भी जितने दो आप कराची में, अब मैं तू ही एक्चुअली रह गए हम उसमें हमारे दोस्तों में। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, जो रह गए उनके साथ अम्मा अब्बा का एक फैक्टर आ जाता है। ये भी है चलो इस चीज़ को भी अगर तुम ऐड कर लो, उसके बावजूद हाँ कुछ दोस्त हमारे पेरेंट्स की वजह से वापस भी आए। मेजॉरिटी वही रुके जो पेरेंट्स वाला चक्कर था। हाँ, बाकी तो सब चले गए। बट बहरहाल, और ये सारे बड़े आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट लोग थे। ये लोग वो लोग नहीं थे जिनके पास या तो नौकरियां नहीं थी या ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये दे वर डूइंग एक्सट्रीमली स्किल थी तभी बाहर गए। यार आप देखें ना, आप तो जुनैद दुबई में रह कर आए हैं। दुबई में जो इंडिया का साइज देखें, पॉपुलेशन का हमारा साइज देखें, लेकिन दुबई में जो हेड टू हेड जिस बैंक जो कंपटीशन है वो पाकिस्तानी बैंकर और इंडियन बैंकर का है। ठीक है, यू वुड नॉट फाइंड बांग्लादेशी बैंकर, श्रीलंकन बैंकर्स, ठीक है, यू वुड नॉट फाइंड वियतनामीज बैंकर, राइट? you will find somewhere. आई मीन बट द हेड टू हेड कंपटीशन जो आता है वो आता है पाकिस्तानी बैंकर और इंडियन बैंकर का, जबकि आपकी आबादी और उनकी आबादी में लाइक 5 टाइम्स आबादी उनकी आपके साथ तकरीबन। तो आपका ब्रेन तो आप यू हैव बीन स्ट्रीट स्मार्ट बिकॉज यू हैव दिस इनेट एबिलिटी टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। आप जब रोडों पे निकलते हैं, आपको बस में चढ़ के बचा के अपना आपको नीचे उतरना होता है स्टॉप पे, ठीक है, तो आप तो स्ट्रीट स्मार्ट पहले दिन से हो जाते हैं। So tell me one thing, how come we're like, so like मैं जहाँ ट्रैवल किया है, I try to meet as many people as I can. मुझे mostly Big 4 वाले boys बहुत मिलते हैं who are working in auditing firms. दुबई में भी यही रहा है, जितने लोग मिले हैं ज़्यादातर इतने भी मिलते हैं। Are we good with finance? हम हमेशा ही समझते थे कि यार Indians are good at it because they're quite entrepreneurial और थोड़ा numbers के साथ वो उनका एक रिश्ता है। बट दिस हैज़ बिन अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि आर वी रियली गुड एट फाइनेंस? क्योंकि हर जगह देखो, इनफैक्ट फेसबुक का जो मेन गाय जिसके पास से पूरी मोनेटाइजेशन फिर जाती है, दैट्स अ पाकिस्तानी गाय। ही वर्क्स राइट अंडर मार्क ज़करबर्ग, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। सो लाइक आर वी रियली गुड एट इट? आई थिंक वी आर। देखो मार्केटिंग, डॉक्टर्स, मार्केटिंग से मेरा मतलब ये डॉक्टर्स का तो लाइक सर्जन्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो फाइनेंस वाली साइड पे भी स्पेशली ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स या ऑडिट फर्म्स वगैरह में, कंसल्टेंसी फर्म्स वगैरह में, मैकेंजी और ये जो सारी बड़ी-बड़ी फर्म्स है, वो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसका बाप जो होता है या उसका जो गार्डियन होता है वो उसको एक ऑडिट फर्म में 3,000-4,000 रुपये में कहता रहता है, बस भाई तुम पेपर पास करते रहो, उसके जो मॉड्यूल है, ठीक है, वो सस्ता नशा है, आप इसको इस तरह समझे, ठीक है, तो यू वुड, हाँ, दैट्स हाउ इट इज, राइट? हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अभी मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं कर सकता यार, देखो पर कैपिटा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यू वुड बहुत मुश्किल है। प्रोड्यूस लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ACCA, CMAs एंड दिस एंड दैट, ठीक है, जो, और देखिए यार मैं हमेशा आपको इस चीज़ पे कहता हूँ कि आपकी कॉम एक स्मार्ट कॉम है, ठीक है, यू जस्ट नीड द राइट पीपल टू रन द शो, दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड आई थिंक कंपटीशन भी है ना। देखो आपके पास जो लोग इस तरह के पोजीशंस पे ग्रो करते हैं वो डेफिनेटली एक बड़े शदीद किस्म के कंपटीशन, कट थ्रोट किस्म की ऑफिस पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ों से गुजर के ही निकलते हैं ना। ये तो नहीं है कि ऑफिस पॉलिटिक्स ने हमारे मुल्क में नहीं है या हमारे मुल्क में। अब मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास भी एक कोई पोजीशन खाली होती है, उसमें एंट्री लेवल पे भी तुम्हें रखना है, तो एक पोजीशन होगी, तुम्हारे पास कोई 250 CV होंगे, जिसमें से 50 CV फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के होंगे, 50 जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के होंगे, और 100 CV तुम्हारे पास ऐसे होंगे जो कि प्रॉबेबली शायद उस टीयर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के नहीं होंगे, ठीक है। बट जब तो आगे जितनी जॉब्स वो होंगी और वो होएगा और सारा कुछ, तो उतना ही कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा ना। यू चूज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल टू वर्क इन योर टीम, बिकॉज वही वाली बात है कि जितनी अच्छी टीम के साथ काम करेंगे वो खुद ही आपको भी ग्रो कराते हैं, क्योंकि जाहिर बात है अनलेस एंड अनटिल आपके इस तरह का माइंडसेट है कि यार मैं ज़्यादा ब्राइट लोगों के साथ काम ना करूँ, मैं अंडर शेडो हो जाऊंगा या इस तरह का, मे बी ही रॉक्स द बोट, यू नो, ये भी कंसर्न होता है। वो अगर आप इस तरह के किसी लोगों के साथ काम करें तो डेफिनेटली आपको इस तरह के लोगों के साथ ही काम नहीं करना चाहिए जिनकी इनसिक्योरिटीज इस लेवल पे हों। आई नो हाई इशू होता है। अच्छा, लाइक अभी आपने स्टार्टअप का जिक्र किया, इज दैट जस्ट अ बज़वर्ड या आर वी टैपिंग इनटू द स्टार्टअप इंडस्ट्री और स्टार्टअप
market really well? It's a, I think it's a very good question in a way. In the last 1.5 year or so, I've been working with a lot of startups in personal capacities and a professional capacity, और बहुत सारे दोस्त भी मेरे उसके अंदर शामिल हैं. अब the other day we were just discussing कि startup की definition है क्या, ठीक है. मिसाल के तौर पे आपके प्रोग्राम में I'm just giving an example, उस दिन सुनील आए हुए थे, ठीक है. So जब सुनील को मैं डायरेक्टली नहीं जानता, बट कुछ मेरे दोस्त हैं जो उनके दोस्त हैं, कुछ उनके लम्स के क्लास फेलोज हैं जो मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक है. तो उस ज़माने में वो बताते थे, यार हमारा दोस्त है, उसने जो है ना वो एक वेबसाइट बनाई है जिस पे गाड़ियाँ बिकती हैं. कहते थे ये कैसे हो सकता है, गाड़ी तो देखनी होती है, यूँ बजाना होता है, वो पता नहीं उसमें क्या आवाज़ आती है, ठीक है, और उससे हमें पता चल जाता है गाड़ी सही है नहीं है, उसको ये देखना होता है, वो देखना होता है, पता नहीं क्या क्या करना होता है, ठीक है. ऑनलाइन कैसे गाड़ी बिक सकती है? इनिशियली गाड़ी वो नहीं बेच रहा था, ठीक है. इनिशियली वो सिर्फ लोग अपनी प्राइस कंपैरिजन के लिए पार्क व्हील्स पे जाते थे, ठीक है, कि यार अच्छा मुझे ये गाड़ी लेनी है या मेरी गाड़ी की, आजकल रेंज ये चल रही है. हाँ, आजकल ये रेंज चल रही है, ठीक है. बट इवेंचुअली हमने देखा फिर उन्होंने अपना वो भी स्टार्ट कर दिया, ऑटो स्टोर जो था. फिर उनका अपना एक चैनल है वीकली जिस पे वो बताते हैं कि पेट्रोल की प्राइस का क्या इम्पैक्ट है, कौन सी नई गाड़ियाँ वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है. सो टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है, एनीथिंग विच डिस्टर्ब्स द मार्केट, ठीक है, विच क्रिएट मार्केट प्रेजेंस, ठीक है, आई थिंक दैट वुड बी इन द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप. मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अपना होम ग्रोन, जैसे लोग कहते हैं कि करीम को वो जैसे क्रेडिट देते हैं, ठीक है, मेरा अपना ख्याल है कि पार्क व्हील्स पाकिस्तान का पहला स्टार्टअप था. ये मेरा ख्याल है. बहुत पुराना है, बहुत पुराना, ठीक है, 2002 एग्जैक्टली जब वो डैशबोर्ड वाली वेबसाइट्स होती थी, ये ठीक है. उस वक्त मतलब मैं इस चीज़ को, वही मैं कह रहा हूँ, ही इज़ नॉट माई पर्सनल फ्रेंड. मैसेज बोर्ड नॉट डैशबोर्ड. मतलब मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि मेरे सुनील पर्सनल दोस्त नहीं है, बट आई नो ऑफ हिम एंड थ्रू अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है. सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि ही पिक्ड अप दिस आइडिया, पुट इट ऑन शो, ठीक है. उस ज़माने में आपके पास इस तरह की कितनी वेबसाइट्स थी जो वेबसाइट से स्टार्ट हुई, ठीक है. उसके बाद उसने रेवेन्यू में का क्या स्ट्रीम निकली और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है. जो 3 बड़े स्टार्टअप पाकिस्तान के अंदर जिनका लोग कहते हैं कि जी ये मॉडल है या ये मॉडल है या व्हाट्सएवर मॉडल, तो खैर अभी उस पर कर सकते हैं हम बड़ी बात. दराज, करीम, फूड पांडा, ठीक है, यही ऐसी बड़ी कंपनीज थी जो कि जिनको आप कह सकते हैं. अच्छा, इनके देख के यू ऑलरेडी नो, इनके पब्लिकली नंबर्स तो अवेलेबल नहीं, बट यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि इसमें से कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है नहीं, ठीक है. तो जो सबसे बड़ा मसला मुझे ये लगा कि स्टार्टअप्स वाले लोगों की लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था. बीइंग बैंकर और बीइंग एक नॉर्मल सेन आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. मेरी अपनी एग्जांपल है, मेरी आंखें उस वक्त खुली कि 2-3 साल पुरानी बात है, इस्लामाबाद में से मैं आ रहा था और एक मेरे दोस्त है जो स्टार्टअप्स वगैरह में काम करता है, मैं उसका नाम अभी तो नहीं ले रहा क्योंकि वो काफ़ी प्रोजेक्ट करता है. सो वो मुझे एयरपोर्ट से छोड़ना था उसने, ठीक है, और मैं उसके साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, ठीक है, और मैं गाड़ी चला रहा था क्योंकि उसकी कॉल थी कोई मेरे सामने, और ये तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात होगी, मेरे सामने ही वॉज किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ, वो यूएस में किसी कॉल पे था, रात का टाइम था, तू जानता है, ठीक है, तुझे पता ही है. मेरे सामने उसने $7.5 लाख बुक कर दिए 20 मिनट की ड्राइव में. मैंने कहा यार ये कैसे होता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है. इससे पहले एज अ बैंकर हमने जिस तरह की चीज़ें देखी थी ना कि जी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती थी, प्रोजेक्ट बनते थे, मर्जर्स एक्विजिशंस होते थे, कंपनियां स्टार्ट होती थी वगैरह वगैरह वगैरह. हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी या नहीं देखी है अभी तक कि भाई जिसके अंदर आप, मतलब द अदर डे वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन के कल की वो थी कि प्रॉब्ली ये जो कार फर्स्ट वाला भी पाकिस्तान से रैप कर रहे हैं, ठीक है, से वावा कार और सुवेल, और उसके बाद फिर ये सबसे एयरलिफ्ट वगैरह. तो अगर एयरलिफ्ट के आप टोटल नंबर्स वो करें जो कि हो सकता है कि गलत हों, बट मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने कोई जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसे रेस किए, देवर अराउंड कोई $80 मिलियन के, $80 मिलियन लॉट ऑफ मनी, ठीक है, फॉर कंट्री लाइक अस, ठीक है. अब उसमें से कुछ वेंचर्स ऐसे थे जिनसे भी किसी कोई उनसे बात कर रहा था किसी और उसके लिए, तो मैं उस कॉन्वर्सेशन पे मेरी भी उस पर वो हुई. तो अब मुझे बता दें, पाकिस्तान में आप बड़े से बड़े किसी बिजनेसमैन या किसी सेठ के पास चले जाएं, ठीक है, बिजनेस ये रन कर रहे हैं, 100-200 सालों की हिस्ट्री है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है जोड़िए, वही तुम्हारी वाली बात, जोड़िए बाजार इधर उधर, ठीक. कोई कंपनी ने अपने $20 मिलियन डबोए और वो कह रहा है यार पाकिस्तान में कोई वेंचर है, ये माइंडसेट अभी हम नहीं अडॉप्ट कर सक रहे हैं. आने वाले वक्तों में जब ये मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डिस्टर्बेंस और मार्केट शेयर और ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर हमें ये देखना होगा कि इवेंचुअली कंपनीज़ में जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि तुम्हारी बॉटम लाइन क्या है भाई,
पैसे कितने बनाते हो, अभी वो सवाल नहीं आया। ठीक है, पाकिस्तान में मेरे ख्याल है कि हम थोड़ा सा लेट आए। अगर आप जो इंटरनेशनल आपकी वेबसाइट्स वगैरह हैं जो ये सीड मनी वगैरह को फॉलो करती हैं, उसमें आप देखेंगे तो एक डी बैंक जो अभी उसके पैसे जो रेज हुए मेरे ख्याल से $14-15 मिलियन वो थे, वो पाकिस्तान वो कोई 7वें-8वें नंबर थे और में थे। जो असली पैसे वो जो कोरियन कंपनीज हैं, ताइवानीज कंपनीज हैं, जो वो पैसे रेज कर रही हैं इस रीजन के अंदर, वो अलग लेवल के हैं भाई। ठीक है, वो इतने पैसे हैं कि वो अभी मतलब कि बहुत ज़बरदस्त पैसे हैं। प्लस कुछ जो हमारे दोस्त वगैरह डिफरेंट स्टार्टअप्स वगैरह में काम करते हैं या उसमें को फाउंडर वगैरह हैं या इस तरह की इन चीज़ों से वो रेलिवेंट हैं, सो वो जो मॉडल रन कर रहे हैं वो अभी हमारे जैसे लोगों के लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है कि यार तुमने पैसे कोई नहीं बना रहे, ठीक है, मगर तुम पैसे जला रहे हो, ये कितने पैसे जलेंगे और क्या होगा, कैसे होगा। बट उनका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत डिफरेंट है कि मुझे मार्केट शेयर पकड़ना है, मुझे अपनी पोल पोजीशन करनी है, उसके बाद मुझे अगर बिहेवियर चेंज करना है। देयर यू गो। अब रिक्शे पे नहीं जाते हैं मेरे अम्मी अब्बू, कहते हैं गाड़ी मंगा के दो। बिल्कुल सही करते हैं। ठीक है, पॉइंट यही है कि वो जब ये चीज़ें अभी इवॉल्व हो रही है ना, मतलब दराज नहीं, ये कोविड से पहले उनके नंबर्स देख लें और अभी के नंबर्स देख लें, फूड पांडा के कोविड से पहले के नंबर्स देख लें, अभी के नंबर देख लें। अच्छा, आप अमेज़न का शेयर देख लो, आप अमेज़न का शेयर पहले देख लो कोविड का और कोविड के बाद देख लो। अच्छा, इन कंपनीज में ना एक ही कंपनी होती है जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर इस पोजीशन पे होती है। बाकी इवन अमेरिका में, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो तो बहुत डेवलप मार्केट है, हमसे इस दुनिया 20 साल आगे इस पर्टिकुलर उसके अंदर। ठीक है, अगर एक अमेज़न है तो एक ही अमेज़न है। मुझे अमेज़न का नंबर 2 कौन है मार्केट प्लेस के लिए मुझे नहीं नाम पता उसका, होंगे आई एम श्योर, मुझे नहीं नाम पता उसका। ईबे तो वो तो मैं मेरा ख्याल है कि उसका मॉडल इस तरीके से चलता है कि मैं पर्सनली अपनी कोई यूज चीज़ या मेरे पास कोई चीज़ है, सो वो मार्केट प्लेस है फेसबुक की, मार्केट प्लेस है फेसबुक की। तो अगर उसका कोई दूसरा मुझे बता, कोई नहीं, ठीक है, ऊबर के डिफरेंट, वो तो खैर मुल्क इतना बड़ा है कि हर स्टेट के अंदर एक अलग स्टार्टअप वगैरह है। बट इसके अलावा अब मैं उस दिन उसका पढ़ रहा था कि स्पॉटिफाई वाला जो हमारे रीजन का जो वो है, जो म्यूज़िक ऐप है, ठीक है, वो ये कह रहा था कि यार मेरे लाखों सब्सक्राइबर हैं बिकॉज मैं इस रीजन का हेड करता हूँ जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मगर 300 रुपये महीने के पैसे कोई नहीं देना चाहता। ठीक है, सो वो कहते हैं मुफ्त में तो सबने डाउनलोड कर लिया और वो स्किप नहीं हो सकती उसमें गाना और ये वो सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लोग उसके रेजिडेंट कॉम में चला रहे हैं, 300 रुपये हम नहीं देंगे। ठीक है, अब जाके लोगों ने पासवर्ड शेयरिंग वगैरह पे नेटफ्लिक्स पे थोड़े बहुत पैसे लोगों ने देने शुरू करें, अपने लोगों ने अकाउंट बना लिए, बट ना हमारे यहाँ। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि प्रॉबेबली अब थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, बट बहुत सारे स्टार्टअप्स डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मगर हमें इस चीज़ के लिए भी तैयार होना चाहिए कि जो भी लोग स्पेशली स्टार्टअप्स वगैरह में काम करते हैं कि ये स्टार्टअप जिस तरह आते हैं उस तरह चाहते भी हैं कि ये भले आप बहुत सारे पैसों पे नौकरी भी कर रहे हो, तो इन चीज़ों को देखना भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हमने अभी देखा जब ये एयरलिफ्ट वाला एपिसोड हुआ, सो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कंपनीज़ ने इस चीज़ पे इनिशिएटिव लिया कि जो लोग एयरलिफ्ट में काम करते थे और उसमें, ठीक है, तो 1-2 लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ जो एयरलिफ्ट में काम करते थे। ठीक है, तो जब मैंने मुझे तनख्वाहें पता चली तो बड़ी हिलेरियसली हाई तनख्वाहें थी जो कि मार्केट स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा थी। अब अगर उस बंदे को फॉर एग्जांपल मैं हायर करना चाहता हूँ और मैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कंपनी के हिसाब से उसको हायर करूँगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि, ठीक है, सो फिर उनके लिए एडजस्टमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है। देन दे शुड बी रेडी कि इस तरह का वो है। बहरहाल स्टार्टअप्स विल बी कीप कमिंग। आई पर्सनली थिंक दैट के ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे चलेगी, कभी ज़्यादा आएंगे कभी कम आएंगे, बट ये आते रहेंगे। डू यू थिंक, आई मीन अगेन आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन एनीवन, बट बिकॉज जिस तरह हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही थी और डॉलर इतना स्पाइक हो रहा था और बहुत अनसर्टेनिटी थी, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, बोला एग्जिट मारो यार, दफ़ा करो। बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क फॉर वन ऑफ दोज स्टार्टअप्स रेगुलरली, और उन्होंने 2 हफ्ते पहले मुझसे वीडियो बनवाई है। ठीक है, बाबा कार की बात कर रहा हूँ, मुझसे वीडियो बनवाई है और वीडियो लगनी थी, राइट। हम वेट कर रहे थे कि सर कब लगाएं, ताकि फिर मैं इनवॉइस भेजूं, और फिर क्योंकि ज़्यादातर पेमेंट्स पोस्ट कैंपेन ही होती है। ठीक है, एकदम आया जी, कंपनी बंद करके जा रहे हैं हम। तो ये डिसीजन आप 2 हफ्ते के अंदर नहीं लेते। ये स्टार्टअप्स वाली हेम्फेस फेयर जो है ना जुनेद, वहाँ पे डिसीजंस इसी तरह होते हैं, रातों रात। क्योंकि मतलब जितने ये जो 50-20 मिलियन, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपोजर नहीं है, बट जितना मैंने देखा है कि ये जो 20 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन के जो फंड्स वगैरह जो वो दे रहे होते हैं, उनकी वो 5 सवालों पे आपको पैसे दे भी देते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे मैंने वो देखे, आई एम श्योर होंगे जो कि बड़ा ड्रिल डाउन करते हैं आपके उसको,
पैसे किसी की जेब से लेना अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, आसान काम नहीं है। बट अगर मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त मैं अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन की एक हेम्फोस्फेयर है, ठीक है, जिसके अंदर बेतहाशा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, इफ़ आई कैन टेक द नेम, जैसे बाजार हो गया, रिटेलो हो गया, जुगनू हो गया, इस तरह के बहुत सारे हैं, ठीक है, एक ही किस्म का वो काम कर रहे हैं, कुछ अपनी वेरिएशंस भी वो लाते जा रहे हैं, अब आने वाले वक्तों में वो इवॉल्व होंगे, ठीक। सो अगर एक इसके अलावा एक नया स्टार्टअप आता है, तो फॉर एग्जांपल अगर 5 एक जैसी कंपनीज को पैसे मिल रहे हैं, उसमें से एक कोई चलेगी, हो सकता है इसमें से एक ही इन्वेस्टर इन तीनों में इन्वेस्टेड हो। तो ये जो माइंडसेट मेरे ख्याल से चीज़ें देखने का है ना, ये हवा मेरा ख्याल है कि अभी हमें उस पर थोड़ा सा और इवॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि एज अ बैंकर हम हमेशा देखते, अच्छा फैक्ट्री किधर लगेगी, लैंड किधर होएगा, अच्छा तुम ये कंपनी खरीद रहे हो या वो कंपनी खरीद रहे हो, इसके भी आने वाले वक्तों में एक्सपर्ट आएंगे जो कि इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक। अभी तो जब ये स्टार्टअप शुरू हुए थे, इनके तो अकाउंट खोलने मुश्किल हो जाते थे, क्योंकि उनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम होते थे कि वो तो बिल्कुल मतलब इस तरह काम करते हैं कि जैसे 2 घंटे में डिसीजन हुआ। और असल में वो उनको सिंगापुर की आदत है ना, 10 मिनट में कंपनी रजिस्टर, बैंक अकाउंट रेडी। यहाँ पे थोड़ी शनाख्ती कार्ड लाओ, अब्बू का लाओ, गारंटर लाओ। और मेजॉरिटी ऑफ दी स्टार्टअप्स इनके पैसे कहाँ से आए हैं, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आया वगैरह। भाईजान मैं तो अभी शुरू की है दुकान, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह, मैं कह रहा हूँ कि इनके मेजॉरिटी ऑफ दी स्टार्टअप्स के ऑफशोर अकाउंट्स इन सब ने मेंटेन किए हुए हैं, वो पैसे वहाँ पे लेते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक एग्जैक्टली, वो सिर्फ पेरोल आता है यहाँ पे। और ये सवाल मैंने इमरान खान साहब से भी पूछा था जब उन्होंने पहले इनवाइट किया था हमें, जब वो हुकूमत में थे, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही मेरा सवाल था। बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम फ्रीलांसर्स, 15-15 साल के ग्राफिक डिजाइनर जो कि मामू के अकाउंट में दुबई में पैसे उतरवा रहे हैं, और फिर 4 महीने में एक बार जाते हैं शॉपिंग की, वापस आ गए, या फिर अमेरिका में खाला के अकाउंट में जा रहे हैं और उनके खर्चे यहाँ पे, वो उनका किराया, मतलब इस तरह चल रहा है। FDI पाकिस्तान का क्या $80 मिलियन है, कितना है, इससे ज़्यादा तो नहीं है, जो कि स्टॉक्स में भी आता है, इधर उधर भी आता है, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान पहुंचता है। और आपकी जो रिमिटेंसेज हैं वो $8 बिलियन हैं साल की, यही कुछ इसी तरह के नंबर है ना। FDI इज ओनली $80 मिलियन। आई थिंक दिस इज द नंबर। ज़्यादा आपके जो रेमिटेंस का नंबर है वो नहीं, रेमिटेंस के नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, FDI की बात कर रहा हूँ। FDI आई थिंक इतना ही है। नहीं, FDI आई थिंक इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। चलो अब मुझे स्टैट याद नहीं है, मगर चलो 1 बिलियन भी सही, 1 बिलियन तो नहीं होगा। बट मैं आपको बताऊं ना, एक छोटी सी मैं इसमें एक वो बता दूं कि हम लोग को 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल मार्केट कैनवस है ना यार, आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक आम आदमी के पास वो ना होने के बराबर है यार। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखिए अनफॉर्चुनेटली आपके पास अगर आप स्टॉक मार्केट की आसान लफ्ज़ों में बात करते हैं तो भाई आपके पास, अगर आप स्टैटिस्टिक्स आके देखें, आपके 2-2.25 लाख रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके पास, ठीक है, और आप 1 लाख रिटेल इन्वेस्टर ऐसा है जो एक्टिव है इसमें, ठीक है। आप बांग्लादेश की बात करें, आप श्रीलंका की बात करें, यू आर टॉकिंग अबाउट 600 टाइम्स 700 टाइम्स ऑफ योर नंबर्स, ठीक है। इवन इन श्रीलंका जो आपका मुल्क तबाह हो गया, ठीक है, आपके पास अभी तक आपके घर, अच्छा क्योंकि अभी तक आपके पास बैक ऑफ माइंड आपका माइंड सेट वही है कि अब्बू ने कहा था कि घोड़े की रेस और स्टॉक मार्केट में जब भी जाओगे मर के वापस आओगे, ठीक है। होता क्या है, डिस्करेजिंग बिहेवियर। आपके पास जो सबसे बड़ी घी बनाने वाली कंपनी है, क्या वो स्टॉक मार्केट में है? सबसे बड़ी मसाले बनाने वाली कंपनी है, क्या वो स्टॉक मार्केट में? आपके पास जो बड़ी आपने भाईजान अभी एक कंपनी आई थी जिसका IPO हुआ इंटरलूप के नाम से, ठीक है। आपने कहा यार ये तो नाइकी के एक सर्टेन ब्रांड के जूते बनाती है, वाह यार ये हमारे पास है, वाह यार वो तो उस लिस्ट में कोई 700-800 नंबर पे थी, जो बड़ा एक्सपोर्टर है, वो जो शुरू वाले एक्सपोर्टर हैं, तो उनका नाम ही नहीं पता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल मार्केट का जो कैनवस है या जिसका नॉमेनक्लेचर है, वो अभी तक वो फुल तरीके से पेनिट्रेट ही नहीं कर पाया है पाकिस्तान में, ठीक है। आपके पास जितनी बड़ी लोकल ग्रोन कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हो गई, ठीक है, आपके पास मेजॉरिटी उनमें वो कंपनीज हैं जो दुनिया में तो जिनका नाम है, जिनका पाकिस्तान में भी हर घर में नाम है, ठीक है, वो घी भी बना रही है, मसाले भी बना रही है, बट आपके पास स्टॉक मार्केट में उनकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो आपका आप इफ़ यू टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट नंबर, आपके पास 500-550 कंपनियां, जिसमें से 100-150 कंपनियां ऐसी हैं जो एक्टिव हैं, बाकी सारे इनएक्टिव काउंटर हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट कि ख़ास तौर पे वर्किंग ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल लिटरेसी का तो बहुत बड़ा कैनवस है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय फीमेल फ्रेंड्स, ठीक है, कुलीग्स तो खैर मैं नहीं कहूँगा द मोस्ट ऑफ देम आर बैंकर्स, बट ज़्यादातर जो वो हैं वो अगर बेसिक अपना उन्होंने अकाउंट भी खुलवाना हो तो वो उसमें परेशान हो जाते हैं कि यार हाँ, कि अगर वो हाउसवाइफ नहीं है, वर्किंग भी है, तो उनका वही एक अकाउंट खुला हुआ है जिसमें उनकी सैलरी आती है, जिसमें कंपनी ने उनको बोला कि भाई इधर इस बैंक में जाके अकाउंट खुला लो, या आपका कोई भी अकाउंट खुला हुआ है हमें दे दें, हम उसमें तनख्वाह गिरा देंगे।
बट फाइनेंशियल लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक बहुत बड़ा हेम्फोस्फेयर है. द अदर डे वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद समबडी जो कि हमें ये कह रहा था कि यार ये कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई इस तरह का कोई हमारे मुल्क में जैसे मिसाल के तौर पे कोई इकोनॉमिक्स या फाइनेंस से रिलेटेड कोई चैनल नहीं है, टीवी चैनल नहीं है, ठीक है. आई डोंट थिंक सो. पहले बिजनेस प्लस वगैरह थे, उसके बाद अलावा नहीं है. इस तरह का कोई यूट्यूब चैनल भी एक आध दो लोग हैं जो कि बेसिकली इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, बट जर्नली नहीं जिनकी मैं बड़े फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, या आई डोंट नो वो बड़ा या फॉलोअर्स का लिस्ट या छोटा फॉलोअर, इसकी मुझे अभी इतनी समझ नहीं है. बट ऑल आई एम सेइंग इज के मेन स्ट्रीम चले, हाँ दिस वुड बी द नाइसर वर्ड. सो मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स के अंदर कोई फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सब्जेक्ट वाला बंदा नहीं है. मतलब मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे वाले साहब ही हैज़ वर्कड इन आर्म फोर्सेस, ही इज़ अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड ऑल टुगेदर. अब अगर वो इवनिंग में मुझसे कहते हैं तुम्हें पता है कि आज डॉलर इतना ऊपर चला गया है, तुम्हें पता है स्टॉक एक्सचेंज इतनी नीचे चलेगी, ठीक है, उनको इंटरेस्ट है इस चीज़ का, ठीक है, मगर उनके पास कोई ऐसा मॉड नहीं है जिसके अंदर वो जाके इस चीज़ पे अपनी नॉलेज बढ़ा सकें. ठीक है, चलो ठीक है, हमारे घर के अंदर कोई बातचीत हो रही है, आपने थोड़ी सी उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर दी, थोड़ी उन्होंने अखबारों से पढ़ ली, थोड़ी उन्होंने गूगल कर ली, हाउएवर जितनी उनकी क्यूरियोसिटी का लेवल हुआ उन्होंने उस पर काम कर लिया. बट अदरवाइज किसी के पास कितना वो नहीं है. मतलब माय नानी इज़ माशाल्लाह शी इज़ अलाइव एंड शी इज़ वेरी इन अ वे इनोवेटिव इन दैट वे, एंड शी हैज़ दिस क्यूरियोसिटी स्टिल नाउ कि वो चीज़ों के बारे में बड़े सवाल पूछती हैं. मुझसे कहती हैं, उस दिन के ईद की बात है, मैं उनके साथ बैठा, वो मुझे कहती हैं ये स्टॉक मार्केट कैसे चलती है. मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट आपको क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई स्टॉक मार्केट. उन्होंने कहा यार ये नहीं, मुझे बताओ चलती कैसे. तो आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग इन माई कैपेसिटी, जो भी मेरी नॉलेज थी, जितना मैं उनको आसान उसमें समझा सकता था या बता सकता था. सो उन्होंने कहा अच्छा ये ऐसे चलती है, तो फिर ये लोगों के पैसे इसमें क्यों डूब जाते हैं. ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन. ठीक है, सो मैंने कहा कि नानिया ने इतने पैसे नहीं डूबते, तरीके भी होते हैं. कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ मार्केट को रीड नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट. बहरहाल जो मेरी अपनी अकल के हिसाब से मैं उनको बता सकता था तो मैंने उनको थोड़ा बहुत बता दिया. But I'm just saying कि there are a lot of people who would like to know about a lot of things, but they have no idea. No, they don't know where to go. Yes. और इसी फाइनेंशियल इलिटरेसी का फायदा फिर उठाते हैं पॉन्जी स्कीम वाले. हाँ बिल्कुल. या क्विक फिक्स डबल शाज के जी यहाँ लगा लो, ये हो जाएगा, यहाँ लगा लो. नहीं ना, देखिए मैं आपको वही बात है ना जुनैद, कि आप मैं अपने फादर से जाके पूछता हूँ तो उनके पास नेशनल सेविंग के अलावा कभी कोई ऑप्शन रहा ही नहीं. हाँ ठीक है, उन्होंने जिंदगी भर नेशनल सेविंग के 10 साल के सर्टिफिकेट से शादी भी की बच्चों की, पढ़ाया भी बच्चों को, सब कुछ है. पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है. ठीक है, पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक तरीके से इवॉल्व की है बहुत अच्छी तरीके से. बट मैं आपको अगर आपको नंबर बताऊँ ना, तो आप समझेंगे पाकिस्तान में 1200-1300 अरब की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है. ठीक है, सही है, अच्छा गुड नंबर. अक्सर नारे लग रहे होते हैं कि जी एक सर्टेन मुल्क के ख़िलाफ़ के जी कि हम जो है हम इसके बदला देंगे या जो भी है. उसका जो एक फ़ंड है जिसका नाम है लेट्स से, मतलब जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ब्लैक रॉक, आपके ख्याल में वो उसके पास कितना एसेट होगा जो वो मैनेज कर रहा है? hundreds of billions. कितना अंदाज़ा? 300 बिलियन, 400 बिलियन, 500 बिलियन? I think it's a trillion. ब्लैक रॉक तो बहुत बड़ा है. ठीक, ब्लैक रॉक बाय द वे, ब्लैक रॉक जो है थर्ड नंबर पे है. Yeah. पब्लिक इन्फॉर्मेशन अगर आप अभी गूगल करें ना तो 10 ट्रिलियन मैनेज कर रहा है वो. ठीक है भाई, आपके मुल्क की इकॉनमी है 320 बिलियन डॉलर की, 10 ट्रिलियन मैनेज कर रहे हैं एक ब्लैक रॉक. और मुझे याद है कि जब हम लोग अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ तो हम लोग न्यूयॉर्क में, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार कि ये इस मशहूर ज़माना रोड के ऊपर आए हैं, ब्लैक रॉक की बिल्डिंग है. उसने कहा यार ये वाली बिल्डिंग है. तो मैं कहा ये पूरी है. उसने कहा क्या पाकिस्तान से आए हो? मैं क्या कहता भाई ऊपर के 5 फ्लोर हैं, पूरी बिल्डिंग थोड़ी अफोर्ड कर सकते हैं. ठीक है, 10 ट्रिलियन अगर आप अभी गूगल करें तो आपको 10 ट्रिलियन का नंबर आता है. इसका 10 ट्रिलियन मैनेज कर रहा है एक फंड. ठीक है, 10 ट्रिलियन डॉलर. हमारा टोटल रिजर्व सवा 15 बिलियन डॉलर का. 300 ब्लैक रॉक का यूएस पाकिस्तानी. ओह इंटरेस्टिंग. Again, we're good with numbers, man. We are. Who says हम इसको not? क्यों नहीं टैप कर पा रहे यार? नंबर्स भी है, एक्सपर्टीज भी है. 60%. अच्छा ये जो है 60% यूथ 30 साल से नीचे है. तो डोंट यू थिंक अगर हम इसको आज से ही मैनेज नहीं करें तो कल को ये लोग बूढ़े भी होंगे, फिर इनको कार्डियो अस्पताल भी जाना पड़ेगा. अल्लाह ना करे, लेकिन आई मीन दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स. तो ये आप पे बहुत बड़ा डेट्रीमेंटल बोझ नहीं बनने जाएगा अगर आपने इसको सही तरह टैप नहीं किया, या इनको सही तरह एजुकेट नहीं किया, या इनको सही एलोकेट नहीं किया, या इन्होंने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग या कोई मॉडलिंग नहीं, हमने इनको एजुकेट नहीं किया और वो फिर तो हुकूमत के ऊपर. ये तो जुनैद आप बहुत उसकी बात कर रहे हैं. आपके ऑफिस में कुछ लोग काम करते होंगे, ठीक है, इस
कुछ लोगों को छोड़ के जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, बाकी आप लोगों से पूछ लें कि तुम बताओ तुम्हारे पास सेविंग के क्या एवेन्यूज़ हैं, तुम कैसे पैसे सेव करते हो? कमेटी कमेटी तो हाँ। इनकी अम्मी डालती होंगी ना, हाँ। कमेटी भी अब मुश्किल ही है कोई डालता होगा, बट वो ये म्यूचुअल फंड्स और ये तुम खैर वही मेरा ख्याल है कि शायद म्यूचुअल फंड्स का बहुत सारे लोगों ने नाम सुना हो, मगर उसका मैं पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि सब लोगों को नहीं पता होगा, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा उसका उस पर क्या एडवांटेज होते थे। अब जैसे उस पर टैक्स रिबेट इस साल इस गवर्नमेंट ने तो खत्म कर दिया। आई एम इन अ म्यूचुअल फंड, मुझे अगर आप मुझे पूछे ना ये होता क्या, मुझे नहीं पता। हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी भाई आपकी वाली मैंने डाल दिए, लेकिन मुझे पता नहीं वो वर्क कैसे करता है। आपने यूथ मैनेज नहीं की ना, तो ये जो आपके पास ये जो बॉर्डर के ऊपर जो मिलिटेंसी और ये मलेशिया वाला चक्कर है, क्या ये यूथ है ना आपकी, जो आपकी मिलिटेंसी हो रही है, जो आपके पास इसमें अनरेस्ट है, जो आपकी यूथ है ना। आप भाईजान मुझे पैसा ना दे, ठीक है, आप मुझे पढ़ाएं दिखाएं नहीं, जब भी तो आपने फिर ये किया कि आपने वहाँ से उठा के उनको जो है पंजाब के कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू किया कि भाई एक्सपोजर मिलना शुरू हो, ठीक है। तो वही चीज़ अगर आप बड़े स्केल पे नेशनल कैनवस के ऊपर बात करते हैं, तो वही चीज़ आपने आज मैनेज नहीं की, तो यही चीज़ जो कि you need to understand this, इसको एक्सप्लॉइट करने कोई ना कोई बैठा होगा, बिकॉज़ इट्स लाइक मसला नहीं होगा। मगर वही वाली बात है, जैसे अब हम उसकी एक मुझे और बात याद आई कि हम भी कह रहे थे कि ये फाइनेंशियल टेलीविजन नहीं है कोई हमारे पास। आई वाज थिंकिंग कि हमारे पास अखबार भी से बिजनेस रिकॉर्ड और फाइनेंशियल टाइम्स की आई थिंक सर्कुलेशन थोड़ी कम होगी, बिजनेस रिकॉर्ड की थोड़ी। सो अगर मुझे कोई चीज़ के लिए रेफर करना है तो बिजनेस रिकॉर्डर इज़ द ओनली वे कि मैं उस चीज़ को रेफर कर सकता हूँ। वही मसला अंग्रेजी में है, टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती लोगों की, यार भाईजान ये क्या कह रहे हैं, ये जीडीपी क्या होते हैं, एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होते हैं, क्या कौन सी बातें कर रहे हैं। तो वही है कि मगर इनको उर्दू में इकोनॉमिक्स स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा काम किया। स्टेट बैंक ने भी रिसेंटली पॉडकास्ट स्टार्ट की अपनी। स्टेट बैंक ने कोई 4-5 वीडियोस की जिसमें उसने इकोनॉमी के बारे में बता रहा है, जिसमें वो लोग बैठ के आम फैम तरीके से आप जिसको समझाएंगे ना उसको हमेशा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट वही वाली बात आपकी, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड सबने सोशल मीडिया जो स्लीपिंग जायंट था उसका रियलाइजेशन हो गई है लोगों को, ठीक है। स्टेट बैंक पहली दफ़ा हमने जब से देखा था, पहली दफ़ा स्टेट बैंक ने आके कोई 4-5 वीडियोस की जिसमें डॉलर के बारे में बताया, इकॉनमी के बारे में बताया, ये बताया मुल्क के हालात क्या हैं, आम फैम है। उससे पहले एक मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आती थी 2 महीने में, जो आप तो पढ़ सकते थे, शायद कोई और ना पढ़ पाए, ठीक है। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बट उसको बेहतर होने की उस पेस से नहीं हो रही जिस पेस से हम लोग ग्रो हो रहे हैं और चीजें खराब हो रही हैं। मगर ये देखो ना, अब ये बात फॉर एग्जांपल आई सिट इन अ वेरी मेजर बैंक बट आई डिड नॉट नो अबाउट इट। मुझे तो पता नहीं थी ये चीज। मैं तो मैं पॉडकास्टिंग फील्ड में जमानों से हूँ। there are like 4 to 5 पॉडकास्ट जो उसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। क्योंकि एटलीस्ट मैं ये कर सकता हूँ कि अपनी जो मेरी टीम में नए लोग आते हैं उनको एटलीस्ट आई मीन इट गिव्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि जब आप MBA कर आते हैं तो आप बड़ी डिफरेंट दुनिया में होते हैं, फिर आपको पता चलता है कि यार भाई आपने जो किताबें पढ़ी होती है ना, वही पहली बात आ गई ना कि आपका जो एकेडेमिया है वो उसने जो किताबें पढ़ा है वो आज तक वही वाली किताबें पढ़ा है जो उससे 15 साल पहले मैंने पढ़ी थी, मार्केटिंग की कॉटलर, ठीक है। वही कॉटलर आज तक वो पढ़ाया जा रहा है, एडिशन उसके चेंज होते रहते हैं यार। वो तो गोरे के हिसाब से तो देखते हैं आप, भाई आपके नाम पे गोरे की स्किन और गोरे का नाम, ठीक है। आप क्योंकि पीछे से आपकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है आपके काम की, आप हमेशा इम्प्रेस होते रहेंगे, ठीक है। तो होम ग्रोन लिटरेचर, ठीक है, वो उसकी आपके पास चाहे एकेडेमिया हो, चाहे उसके पास आपका फिक्शन नॉन फिक्शन नॉवेल निकारी हो, हर चीज़ में आपकी कमी रही है मेरे ख्याल और वो कमी होती जा रही है। बाय द वे वो इवॉल्व नहीं हो रहा। यू वुड नॉट फाइंड पीपल जो बुकर्स अवार्ड लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में, यू वुड नॉट फाइंड पीपल जो पाकिस्तान में बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मेरे ख्याल से इस चीज़ को इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारे जर्नली लोगों के घरों में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स और इन चीज़ों से रिलेटेड कभी कोई गपशप बात नहीं होती है PTI PMLN होती है और कोई बात ही नहीं होती। आप किसी शादी में बैठो, इफ्तार में बैठो, किसी की सालगिरह में बैठो, ईद त्योहार में मिलने जाओ, सलाम दुआ रस्मी, उसके बाद फिर फौरन एक पार्टी PMLN होती है, एक PTI होती है, ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, उस पर कोरमा भी खाते हैं, घर जाते हैं, यही होती। तो ये वाली तो हम डिस्कशन होती भी नहीं है घरों में लोगों, क्योंकि मैं उसमें यही देखे हमारे मुल्क में जो बिज़नेस कम्युनिटी हमेशा से रही, जैसे चिन्योटी कम्युनिटी है, दिल्ली सौदागरान हैं, मेमन्स हैं, भूरीज हैं, जो खोजाज हैं, जो कि बेसिकली हार्ड कोर बिजनेस कम्युनिटीज़ रही हैं पाकिस्तान में। अगर उनके यहाँ मगर ये इस पे बातचीत होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे असल में वो दे ऑलवेज इन द धंधा मोड, वो कभी उससे बाहर ही नहीं आते, आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं आते। दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड बिकॉज़ आई ग्रू
grew up in that area जहाँ पे बोरा communities, even Parsis काफ़ी रहते थे. I was just crossing Sadar yesterday. I saw वो रीगल के पास जो एक छोटी सी पारसी कॉलोनी थी, रेंजर्स के ऑफिस के सामने, it's gone. Like वो बिल्डिंग थी, it was such a beautiful place. वहाँ पे किसी की म्यूजिक वीडियो भी शूट हुई थी early 2000s में. Not the आदत one, वो पारसी हाउस अलग है. फिल्म की कोई शूटिंग हुई थी and that place is gone. It like I felt so sad. मेरी नानी का घर था नासरा स्कूल के बराबर वाला. Oh, I've studied there. नासरा स्कूल के बराबर वाला घर था, जो ग्राउंड था वो मेरी नानी वहाँ पे बड़ी बॉलें फेंकी हमने. हाँ. बहुत बड़ा ग्राउंड था वो. तो उसके सामने जो पारसी वो जो सोसाइटी थी, ठीक है, उस वक्त क्योंकि मेरी वालदा के दोस्त क्योंकि वही सारा वो सब नासरा स्कूल के पढ़े हैं, तो आज 99% शायद एक आंटी मुझे याद है जो डेथ बेड पर है, मैं उनका जिंदगी सहता साथ है, उसके अलावा सारे माइग्रेट कर गए. एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द बिकॉज वी ग्रो अप सीइंग देम कमिंग टू आवर प्लेस. कोई बहुत सारी फैमिलीज थी जो कोई मामू के साथ पड़ा हुआ, क्योंकि वही एरिया था जो आप कह रहे हैं ना, ठीक है. आज उनमें से सिर्फ हम लोग एक आंटी को जानते हैं जो पाकिस्तान में जो है, क्योंकि उनके बच्चे, लेकिन उनके बच्चे भी सारे कनाडा में, वो अकेली पाकिस्तान में जो है वो हाउस हेल्प के साथ मौजूद है. आई थिंक पारसीज तो खैर ये हम तो इस चीज़ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, बट पॉइंट ये है कि कॉमन ऑब्जर्वेशन तो हम सबकी यही रही है कि अब पाकिस्तान में पारसीज मुश्किल से कितने होंगे, कुछ लाख होंगे या कुछ हज़ार होंगे एक्चुअली, कुछ 1100. कुछ 100 होगा. दैट्स इट. और ये 1100 भी मैं तब का फिगर दे रहा हूँ जब 1.5 साल पहले मैं एक गुड फ्रेंड ऑफ माइन रूबी की शादी थी, तो शी इज़ हाफ पारसी. तो वहाँ पे एक आंटी मुझे मिली एंड शी रिकग्नाइज्ड मी, एंड वो सिर्फ यहाँ इसलिए रह रही है क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टियाँ संभाल रही हैं जो उनके पास है. वो अकेली रहती है महमूदाबाद में, नॉट गिविंग एनी आइडियाज, पहुंच ही ना जाए. तो उनसे आई वाज डिस्कसिंग गुजराती खाने, दिस दैट ये वो, लाइक बिकॉज आई ग्रो अप, आई स्टडीड फ्रॉम पारसीज एज वेल. ट्यूशन जो थी मेरी होली फैमिली हॉस्पिटल के सामने जो पारसी कॉलोनी मेरी पैदाइश वाली फैमिली. ओह रियली? सो वहाँ जो है ना, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि वहाँ पे उनकी अपनी एक कम्युनिटी कॉलोनी की एक बेकरी थी जो 3 बजे खुलती थी दोपहर को, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चिप्स, करारे और अनब्रांडेड और बिस्किट्स मिलते थे. आई हैव नेवर हैड चिप्स एंड बिस्किट्स लाइक दैट एवर इन माय लाइफ. पारसी एंड ईरानी फैक्ट्री, वो जो ये बेकरीज होती थी पूरे पाकिस्तान, कराची में, ये दे वर टॉप नॉच. खास तौर पे अब तो वो पता नहीं वो जो थी जिधर वो राइस और वो कबाब वगैरह मिलते थे, वो चुल्लू कबाब इज देयर. मैंने उसको एक दफा देखा था, मैं एक दफा चुल्लू सुभाना, तो वो उसको बड़ा उन्होंने रेनोवेट कर दिया, तो बड़ा फैंसी हो गया. पारसी उसमें जो है एक घर के अंदर थी, मुझे याद है, हम लोग उससे लेमन टार्ट और वो सब, ठीक है, उसी के नानी के घर के जो सामने वाला एरिया था, या वो जो आई चंद्रीगढ़ के कोने पे वो जो वो भी बेकरी थी ईरानी, जिसपे वो मस्का बन और वो अक्सर हम जब हमने कैरियर स्टार्ट किया था हमारे नाश्ते वही होते थे. सो बट लाइक पारसीज वर आल्सो अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी. आप अगर पड़ोस में ही देख लें, वो आज तक कर ही रहे हैं वहाँ पे. हमने उनको अच्छा माहौल नहीं दिया, वो सब कनाडा चले गए, तो वी लॉस्ट लाइक अ रियली गुड. और ये पता है, ये वो लोग थे जो कि लॉ अबाइडिंग, इंतहाई पढ़े लिखे, पीसफुल. भाई डॉन में आता था पारसी ड्रिवन कार, वैल्यू अलग होती थी क्योंकि यार ये संभाल के रखते हैं, साफ सुथरी रखते हैं. पारसी ड्रिवन कार. आई एग्री. अभी भी अब वो लिटरली 1100 रह गए. तो भाई वही है ना, जान है तो जहान है. आप सीधी सी बात है ना, जान है तो जहान है. आप I think that sums it all, I guess. And I'm glad कि कराची से, even कराची में भी बहुत से लोगों को पता नहीं होते क्या है, because I discuss them a lot, because मेरा एक बहुत childhood का एक बहुत बड़ा एक बहुत impact भी रहा है. मेरा इमला अंग्रेजी का जो इतना अच्छा रहा है उन्हीं की बदौलत रहा है. स्पेलिंग से बड़ा फोकस करते थे. आज हमें मेरी वीडियोस की नहीं जाते हैं, आपकी वीडियो अच्छी लगी, VEDIO, यार तुम्हारे फोन पे लिखा हुआ है, तुम्हें ऑटो करेक्ट बता भी रहा है, उसके बावजूद पीपल कांट स्पेल. और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं. इमला लोगों का इतना ख़राब हो रहा है. आई नो लाइक हम टॉपिक से उधर जा रहे हैं. अभी किसी का एक वो आया हुआ था, मासी की तस्वीर के हमारे घर से चोरी करके ले गई है, उसमें कोई 7-8 मिस्टेक्स हैं एक सेंटेंस में. इसको
पहचान, पता नहीं क्या उन्होंने लिखा था एक मतलब कि इतना सोना ले गई और इतना ये ले गई है, जो पकड़े उसको इनाम मिलेगा, बट लाइक लोगों को उर्दू लिखना नहीं आती है, पीपल हैव फॉरगॉटन द आर्ट, वो रोमन पे काम चलाते हैं। मगर ये वही वाली बात है ना कि जो आपके स्टैट्स आते हैं जिसके अंदर आपकी मोबाइल पेनिट्रेशन और वो है, आपको इस चीज़ के बारे में हमसे ज़्यादा सही पता होगा कि उसमें ज़्यादा पेनिट्रेशन तो वो वीडियोस और उसकी है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम की थोड़ी है ना। हाँ, तो टिकटॉक क्यों फेमस है यहाँ? क्योंकि यूट्यूब में फिर भी आपको टाइप करना पड़ता है कि जी सेक्सी गर्ल वॉशिंग कार, टिकटॉक में तो अंगूठा ही चलाना है, और अंगूठा छाप आवाम अंगूठा चला रही है, विच इज वाई इट्स फेमस। और उन्होंने लाइक कुडोस टू चाइनीज, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त टूल बनाया कि यार उसमें इतना यूज़र फ्रेंडली कर लिया है, और वो AI इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको माइक्रो सेकंड में पकड़ लेता है कि आप किस पे रुक रहे हो, उसकी बेस पे वो आपकी कैटेगरी अलग कर देता है। सो आपको पर्सनलाइज मटेरियल ही मिलता है। एक ज़माने में मुझे सिर्फ क्रिप्टो दिख रहा था बिकॉज आई वाज पेइंग अटेंशन टू दैट, फिर एक ज़माने में मुझे वर्कआउट मिल रहा था, फिर एक ज़माने में मुझे मोटिवेशन मिल रहा था। ये चेंज होता रहता है एंड दे हैव टेकन ओवर, उन्होंने टेक्नोलॉजी को। AI तो इसका आई टोटली एग्री विद यू। और एनीवेज आई कांट से मच अबाउट इट। मैं उस पर, क्योंकि द अदर डे हम उसमें वही एक दिन बात कर रहे थे कि हमारे दोस्त है वो एक वीडियो शो वगैरह भी करते हैं, उसमें उसने वो बता रहा था कि जी मैंने अपना फेसबुक और बाकी सारी चीज़ों को बंद कर दिया, आई एम ओनली ऑन ट्विटर, ठीक है, बिकॉज मुझे जिस तरह की ऑडियंस चाहिए या जितने लोगों से जिस तरह के इंटरेक्शन मैं करना चाहता हूँ वो ट्विटर पे अवेलेबल हैं, वो मेरी बाकी किसी चीज़ पे अवेलेबल नहीं है। सही। खैर मेरा भी अपना ख्याल है कि ट्विटर पे इन्फॉर्मेशन बड़ी तेज़ आती है, बट मैं उस दिन उसके ऐसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट उस पर मैं देख रहा था कि ट्रेंड पाकिस्तान में क्या करे, तो माशाल्लाह जो ट्रेंड चीज़ें कर रही थी ना, तो आपका पॉलिटिकल स्लोगन होता है ना, आप ट्विटर पर ट्रेंड करा दो, आपका नेक्स्ट डे जो पॉलिटिकल वो उसके ऊपर बता रही होती है भाईजान आपके हमारे देखें हमारा ट्विटर पे ये ट्रेंड चल रहा है। हाँ, मगर ये मुझे बताना कि मतलब कितने लोग जो हैं एक्चुअली ट्विटर यूज़र हैं और टिकटॉक यूज़र्स हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू है ना। लाइक हमारे बहुत बड़े बड़े इदारे गवर्नमेंट के वो बहुत साल यही जंग लड़ते रहे कि देखो हमने ट्रेंड कर लिया। जी बिल्कुल, ये मेरा पॉइंट। लाइक वो चौड़े हैं इस पे कि हम कल ट्रेंड कर रहे थे, लाइक हु गिव्स अ डैम, भाई काम करने से होगा ट्रेंड। बाकायदा लोग हायर किए गए हैं जो फिर वो उसको ट्रेंड कराते हैं। एलन मस्क की वन ऑफ द थिंग्स जिसमें इसने इशू किया था कि जी आप मुझे जो बेसिकली जो हमने पढ़ा है वो हमें तो एग्जैक्टली नहीं पता कि उसने बेसिकली ये सवाल पूछा था कि इसमें आपके एक्चुअल यूजर्स कितने हैं और आपके बॉट्स कितने हैं, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, तो उसने कहा कि यार बाय द वे द अदर डे वे थी कि यार वो 40-45 बिलियन डॉलर के अंदर वो खरीद रहा था, टोटल फॉरेन डेट जो श्रीलंका का था वो 40 इतना ही था तकरीबन। सो अगर वो श्रीलंका को के सारे डेट पे करके किंग बन जाता तो कुड हैव बीन या बट वो फिर कहाँ तक, वो फिर 4 साल बाद उन्होंने फिर जीरो पे कर देना था, राइट। और दूसरी बात यही कि वो फिर इस तरह भी सोचना है इट्स नॉट माई डूइंग, और लाइक उस उम्र में आपको फिर ये होता है कि इतनी दौलत होता है मैं टॉयज खरीदूंगा। हम भी तो यही करते हैं इस उम्र में, मिड लाइफ क्राइसिस कि जी हम फैंसी गाड़ी खरीदेंगे, हम ये खरीदेंगे, विल लुक मोर लाइक अ बॉय, यू नो। जैसे जेफ बेजोस को बड़ा हिट किया है मिड लाइफ क्राइसिस, और बॉय बनता जा रहा है, ये हो रहा है, पिटबुल दिख रहा है वो, पिटबुल वाइब्स। सही है भाई। तो वो उसका बस वो यही था, वो फ्लेक्सिंग है बेसिकली बॉयज की। घर के सामने रोड पे पानी नहीं खड़ा हुआ है भाईजान से 3 हफ्तों से, ठीक है ना, उसके घर पे वो टैंकर वाले 7,000 रुपए का टैंकर मंगवा रहे हैं। नहीं वो 240 बिलियन डॉलर जो है वो अलग है नेटवर्क पर है। लेकिन मुझे की बात बताऊं, जेफ बेजोस के घर के सामने कौन रहता है? डीसी में हमारे एम्बेसडर साहब, लाइक सामने। तो हम लोग तो मतलब आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई उसके घर कभी निहारी विहारी भेज दो यार, थोड़ा बिजनेस दे दे, दुकानें बंद ना कर, मौका दे। मतलब उसने तो मौका दिया था, आपने इतनी फेक इनवॉइसिंग की, फेक प्रोडक्ट। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, मियाँ चुन्नू में 13,000 शॉप्स बंद हुई हैं अमेजोन की। मियाँ चुन्नू है कितना बड़ा? मियाँ चुन्नू और एक और भी साहिवाल और मियाँ चुन्नू, उन्होंने कहा कि यार कितना बड़ा है इसमें, जिसमें 13,000 बिजनेसेस। और मिल्क प्रोडक्शन की बेल्ट है ना ये तो, मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पे सारे, तो वहाँ पे वो क्या वहाँ बेचना चाह रहे थे उनको, मतलब लाइक आपका इतना बड़ा पूरा रीजन फ्रॉडुलेंट है कि वो पूरा उसको रेड जोन कर रहे हैं। हाँ तो भाई पॉइंट रिमेन्स द सेम ना कि यार अब ये चीज़ है ना, ये दुनिया में ये चीज़ प्रोपेगेट की जाती है पाकिस्तान के नाम के साथ। आई एग्री, मगर देखो यार अवेयरनेस टाइम लगेगा, ठीक है, चीज़ें आएंगी। आई नो अ लॉट ऑफ कंपनीज, बिग कंपनीज जो बेसिकली इन छोटे बहुत सारे बायर से खरीदती हैं, उसको स्क्रूटनाइज करती हैं, फिर अपने नाम से बेचती हैं, ठीक है। सो ये आहिस्ता आहिस्ता, मतलब यार देखो अब क्या 3 महीने में सब अमेजोन एक्सपर्ट तो नहीं बन जाएंगे ना यार, यू विल नीड टू गिव सम टाइम।
ये थोड़ी क्विक रिच वाली भी तो हमारी मेंटालिटी ना, बस आज ही जितना वो सोने का अंडा पहले मुर्गी दफा काट में लो, जितना हाँ, काट सकते हो काट दो, जितना काट सकते हो काट लो। तो फिर अभी ये चीज़ें आपको, अभी मैं आई वाज लिसनिंग टू मोदी का 75th इंडिपेंडेंस डे पे उसने जो 5 पॉइंट एजेंडा दिया था, आई वाज हाईली इम्प्रेसिव। आई मीन ऑल डिफरेंसेस असाइड, वो अपनी कौम के साथ, अगेन वहाँ पे भी लोगों के डिफरेंसेस होंगे, बट एटलीस्ट मुल्क चलते हैं। एक आप एक घर की मिसाल ले लो, सारा आपने भी एक प्लानिंग की होगी ना यार, मैं भी ये पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैंने ये करना है, फिर मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, ये करना है, फाइनेंशियल मॉडलिंग आप करते हैं, अभी मैं इतना कमा रहा हूँ, फिर हम इतना एक्सपैंड कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, शादी, बच्चे वगैरह वगैरह। हमारा कोई प्लान ही नहीं है। उसने 25 साल का प्लान दे दिया कि वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन। अब वो चले ना भी बने, एटलीस्ट उन्होंने सोचा, एंड लाइक नॉट जस्ट सोचने पे तो हम भी नंबर 1 है, हमने तो सबको तबाह करना है, वैसे ही नंबर 1 बनना है, जब कोई बचेगा नहीं तो नंबर 1 है, यही है ना। कंपटीशन में नंबर 1 नहीं होना, उसको गिराना तो मैं देखो छोड़ोगे। एनीवे, हम उस मेंटालिटी से बाहर नहीं आ पा रहे, जंगजू मेंटालिटी से, कि हमें एक वॉर इकोनॉमी नहीं है, हमें उससे निकलना है। तो एटलीस्ट ही लेड आउट अ प्लान। हमारा क्या प्लान है? कोई 2 साल का ही बता दे, 25 साल तो बहुत दूर की है, 2 साल का। हम इस डिस्कशन से बाहर निकले ना कि मैं नहीं मानता वाली डिस्कशन से, ठीक है, हर तरफ से यही डिस्कशन है इस वक्त, तो मैं नहीं मानता। जब हम मान जाएंगे कि यार ये है और मसला है, पता चलेगा कि उस वक्त फिर हमारे पास इम्पोर्टेंस इसकी नहीं, हमारे पास इम्पोर्टेंस ये है कि भाई आपके भाई जो है ना वो बैठा हुआ इस सीट पे, आपका डिस्कशन इस वक्त यही है। आपका भाई जब तक एग्जांपल दी ना कि वो जिधर भी वो जा रहे हैं, ये बात हो रही है कि मेरे वाले साहब के पीछे तो 2 मोबाइल हैं, तुम्हारे वाले साहब के पास कितने? देखो आप 15 साल से आपके पास कौन चला रहा है सारी चीज़। बट आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये जो इंडिया की पॉलिसी वाली चीज़ है ना, ये इस वजह से भी देखें, हम आई रिमेंबर कि ये मोदी से पहले वाली गवर्नमेंट जो कि बेसिकली डिफरेंट, एक बिल्कुल ही डिफरेंट जॉनर किस्म की गवर्नमेंट थी, वो आईटी को कहते थे इंडिया टुमारो। आई स्टिल रिमेंबर, मतलब काफ़ी पुरानी, 10-15 साल पुरानी बात है। एंड एक्चुअली ये आपके बेंगलोर, चेन्नई, ये भाई आईटी हब बन चुके हैं, मतलब where IT export has been more than Saudi Arabia is all export. मैं हैदराबाद दक्कन की तस्वीरें देख रहा था, आई वाज शॉक्ड, इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर मॉडर्न सिटी, लाइक दुबई वाइब्स। ढाका की भी फुटेज पिछले दिनों काफ़ी वायरल हुई अभी इंडिपेंडेंस डे पे, कि भाई ये है ढाका। अब मैं सोचा था, मुझे सो लाइक आई हैव अ सेपरेट चैनल जिसमें मैं एस्थेटिकली प्लीजिंग चीज़ें कलेक्ट करता हूँ, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो या चाहे वो लेक माहौडंड का कैमरा लगा दिया, बारिश हो रही है तो उसने मेरी टीम ने वो एक मुझे वीडियो बना के भेजी, एरियल व्यू ऑफ कराची। तो 3 जगह से हबीब बैंक ही आ रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं दिखाने को, तो घूम घूम के वो हबीब बैंक ही आया जा रहा है। चुंदरी का रोड हमारा खाली है, इट शुड हैव लुक्ड लाइक वॉल स्ट्रीट या थोड़ा मैग्निफिसेंट माइल जो शिकागो का, उस तरह दिखता हूँ मैं। तो एरियल व्यू करके पॉज किया, मेरा अच्छा ये रेलवे की ज़मीन है, इस पे ये केस चल रहा है, उस पे वो केस चल रहा है, और 60 साल से चल रहा है। शेरिडन के सामने वो जो ग्रैंड हयात जो बनना था, जो भी था, वो मैंने बचपन से उसको ऐसे ही देखा है। मैं 40 का, हम लोग पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज सुनते थे कि वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज बनेगा, पीएमएक्स बनेगा, पीटी एफटीसी बिल्डिंग के अंदर है फिलहाल। तो वो आई थिंक अ लॉट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स घूम फिर के आती हैं कि यहाँ पे कन्विक्शन नहीं है गरीब आदमी की है, बिग फिशेस की कन्विक्शन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पीपल नो दे कैन गेट अवे। लाइक अभी जो पिछले दिनों मामला चला है कि वो जो एक वीडियो, बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियो आई थी फैसलाबाद से, बंदे को इतना एतमाद है अदालतों पे, अगेन लाइक नो डिसरिस्पेक्ट, कंटेम्प्ट ही ना मार दें, कि मैं वीडियो भी बनाऊंगा, एक तो मैं गलत काम, बहुत भयानक हरकत कर रहा हूँ, उसमें वीडियो भी बनाऊंगा और मैं अपलोड भी करूंगा, एंड आई विल स्टिल बी आउटसाइड, एंड ही इज ऑन बेल। तो जब आपको पता है कि कुछ होना नहीं है, तो फिर आप यू विल नेचुरली ग्रेविटेट टूवर्ड्स द रॉन्ग मूव्स। आपको पता है अमेजोन ने दुकान बंद कर दी ना, इधर कौन सा एफआई ने मेरे पास आना है? टेक्निकली आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से दुनिया में बदनामी हुई है, तुम्हारी वजह से इतने लोगों के दरवाजे बंद हुए हैं। मियाँ चुन्नू में बहुत ऑनेस्ट लोग भी रहते होंगे, एग्जैक्टली, साहिवाल में भी रहते होंगे, जो कि प्रॉपर बिजनेस करना चाहते होंगे। अब उनकी अपॉर्चुनिटीज हमेशा के लिए गई। अब एक बंदा जिसकी घर की कमाई इतनी रिलेटिवली एक लोअर टियर इनकम हाउस होल्ड है, वो तो नहीं सोच सकता ना कि मैं अब बस्ता उठा के मैं कराची मूव हो जाता हूँ, यहाँ रहना आसान थोड़ी है। एग्जैक्टली, तो वो उसकी तो लिमिटेशन आपने जिंदगी भर के लिए या फॉर वट एवर टाइम ये बैन है वो बंद कर दी, तो इसकी कुछ तो होना, कोई तो थानेदार घर पे जाए यार, ये दुकान, वो आईपी एड्रेस दे देगा अमेजोन आपको, यार इस आईपी से ये आया था, जाके उठाओ तो सही किसी को। जब तक आप कन्विक्शन ही नहीं करोगे किसी की, पीपल कैन गेट अवे, दे विल ऑलवेज गेट अवे। रेसिपिकेशन नहीं है तो जाहिर बात है फिर लोग इसको चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं। वही खैर एनीवे, वो तो लॉ एंड ऑर्डर
इकोनॉमिक्स हो या कोई भी चीज़ हो, वो ड्राइव लॉ एंड ऑर्डर से ही होती है। आपके पास बड़ी सीधी सी बात है, कहते हैं कि यार आपके पास खाने को नहीं होगा ना तो भाई आप कांटा दे के भी बाहर निकल आओगे, ठीक है, आप कांटा दे के भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसमें यही बात थी ना कि लोग रोके ये पूछते थे कि भाई मेरे पास तो एक रोटी भी नहीं है, तेरे पास दो क्यों हैं? और उस चीज़ और ये बात थोड़ी हाथ दिखाओ अपने, तुम्हारे मजदूर वाले हाथ हैं, ऑल दोस थिंग्स जो आपको बुरी लगती है, बट आपको खाना नहीं होता पेट में तो आप आखिरी चीज़ जो सबसे आपके लिए जज्बाती होती है वो होती है आपका स्कूल ऑफ थॉट फॉर योर रिलीजन। आप वो चेंज करने को तैयार हो जाता है और आपका बेतहाशा मिसाल है विद इन द कंट्री है, आप साउथ द कंट्री थिंकिंग पैटर्न है ना। देखो अगर आपके पास खाना, मेरे बच्चे भूख में बैठे हैं भाई, आप उनको खाना दोगे तो आप बताओ किधर मूव कर रहे हैं। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? कंक्लूडिंग, लेट्स लुक फॉरवर्ड एंड वेट, बट लाइक खाली एक्शन क्या होना चाहिए? व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड सम सॉर्ट ऑफ? आई थिंक मुल्क में इकनॉमिक इमरजेंसी की ज़रूरत है, मेरा पर्सनल ख्याल ये है, ठीक है, इकनॉमिक इमरजेंसी की ज़रूरत है। बिकॉज आपको देखें, आपको सर्टेन माइलस्टोन्स तय करने होंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो आपके पास है वो ये है कि आपके पास जो ब्लीडिंग एसेट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास पब्लिक स्टेट एसेट्स हैं जो ब्लीड कर रहे हैं और जो पर कंटिन्यूसली ब्लीड किए जा रहे हैं फॉर गुड सो मैनी ईयर्स से, यू नीड टू गेट रिड ऑफ देम, ठीक है। आप ये स्टील मिल, ये स्टील मिल डेफिनेटली, आप स्टील मिल की अगर आप आसान लफ्ज़ों में बात समझे तो जो स्टील मिल जो चीज़ बनाती है वो सोल्ड आउट होती है पहले से। तो बाय थ्योरी अगर आप किसी भी दुनिया में पूछेंगे भाईजान एक चीज़ जो सोल्ड आउट है प्रोडक्शन से पहले ही, क्या वो कंपनी कभी लॉस में हो सकती है? मतलब ये हो ही नहीं सकती, राइट? आई नो, मगर वही वाली बात है कि इट्स अ वेरी ब्रॉडर टर्म टर्मिनोलॉजी के, बिकॉज इसके रेसिफिकेशन अपनी जगह पे ना, जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास लोग, अब ये वेरी डिबेटेबल बात है प्राइवेटाइजेशन वाली, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि उसकी इट्स एज लॉन्ग एज इट्स ब्लीडिंग लाइक किटी, राइट? वही चीज़ मेरे रोड पे इस्तेमाल हो सकती है। अगर तुम उसमें से फॉर एग्जांपल कंपनीज आती हैं, वो राइट साइजिंग करती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, मतलब तो फिर वही वाली बात है कि हर चीज़ के पीआईए के साथ देखें, पीआईए के साथ टू एन एक्सटेंट यही, पीआईए आपका नेशनल फ्लैग कैरियर है, ठीक है, पीआईए के साथ ये है, बट आपके पास पीटीसीएल का मॉडल आपका कामयाब रहा, आप ड्राइविंग सीट आपने किसी और को दे दी और वो पीटीसीएल फिर भी पीटीसीएल रहा, ठीक है। पीआईए के साथ भी ये हो सकता है बिकॉज जो लोग काम कर रहे हैं आई थिंक उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा, बट आपके पास कोई बहुत सारे इस तरह के एसेट्स हैं जो आपके पास ब्रीड कर रहे हैं, जो आपके पास किटी से ब्रीड कर रहे हैं, आपकी जो नेक्स्ट नेशनल एक्सचेकर है, वही पैसा अगर आपकी ब्लीडिंग कम हो जाएगी तो आपके पास जो है वो आपके रोडों पे या आपके एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना शुरू हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मेरे हिसाब से जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपकी एज अ, बिकॉज आपकी जो देखें आपका है क्या, बड़ा आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, आपके पास कोई 72 बिलियन की इंपोर्ट है और आपके पास कोई 32 बिलियन की एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो आपके पास 20 से 25 बिलियन आपके पास आ जाते हैं एक्सपोर्ट, उसमें रेमिटेंस है, बाकी 14-15 बिलियन का आप गैप रन करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास वो वाला पैसा भी आ जाता है जो आपने वापस करना होता है, जो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन हो रहा है, जिसके लिए आपको हमेशा साल दूसरों के पास जाना पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा कि इंपोर्ट जो है ना वो होता है कि एसआरओ से आप इंपोर्ट कर टेल डाउन कर देते हैं, ठीक है, आपने 2 लाइनें। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको एक विजनरी माइंडसेट, आपको एक प्लान आउट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट सराहनी पड़ती है, आप जो 10 यूनिट बना रहे हैं, आप 20 यूनिट बना रहे हैं, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यार आपके जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्या वो कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस के हिसाब से, या आप पूरी ज़िंदगी जो है टेक्सटाइल और धागा और तौलिया एक्सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है, वो भी आप जिस अमेरिका आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिस दिन उसको छींक आती है उस दिन आप बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, जिस दिन वो कहता है कि भाईजान उससे ज़रा साइड में हटो, बांग्लादेश में। ये भी सब्सिडाइज है ना, देखो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी गवर्नमेंट ने बड़ी डिफरेंट किस्म की सब्सिडीज़ दी हैं। आई एग्री, एक्सपोर्ट बढ़ाना या इंपोर्ट को कम करना, इंपोर्ट ऑयल को अगर आप माइनस कर दो, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो आपकी इंपोर्ट होती हैं, यू नीड टू हैव अ सब्स्टिट्यूट, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। यू नीड टू लाइक इन हाउस एबिलिटी आपको डेवलप नर्चर करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको उस सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि जी ये सेक्टर है, जैसे आपने कहा कुरंगी के जो हालात, लांडी के जो हालात हैं, ठीक है, यार एक आदमी क्यों मजीद पैसा लगाना चाहेगा उसके ऊपर यार, अपनी फैक्ट्री के ऊपर, ठीक है। इसी वजह से आपको ये बात अक्सर सुनने में आती है हम लोगों को, तो कम से कम जो क्लाइंट विजिट वगैरह पे, कि यार क्या एक बहुत बड़ी आपके पास कौम है जो उनके बापों की फैक्ट्री यहाँ पर है, बट वो बाहर से वापस आने को तैयार नहीं होती। अब जो 3rd जनरेशन पाकिस्तान के अंदर किक इन कर रही है, ऑब्वियसली उसके अंदर एक ये इशू है पाकिस्तान के अंदर, तो जो शायद हम और फेस करें। आपको सेक्टर प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे, आपको जो चीज़ ब्लीड करी है आपको उसको, बिकॉज यू नीड टू सेव योर मनी, राइट। आपका 8 ट्रिलियन का बजट है, 6 ट्रिलियन आपके पास आपकी
पॉकेट में आते हैं, पैसा आप कमाते हैं, 2 ट्रिलियन आप हमेशा शॉर्ट रहते और हैं। नेगेटिव 7% के जो 7% का बजट जी। डेफिसिट हमारा जो बनता है वो ऑलरेडी वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा हमेशा। तो या तो आप तेल- पैसा बनाना शुरू तेल कर तो दो, निकलेगा नहीं, बाकी हाँ। सारी चीज़ों पे काम करना होगा। या पैसा हमारे बनाना निकल शुरू रहा कर दो या पैसा खर्च करना कम कर दो। आसान हाँ। सीधी मैथ्स है इसकी। सही, देखो सही। ना अभी ये आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जिसके अंदर उन्होंने इंपोर्ट को बैन नहीं किया बट उस पर टैक्स लगा दिया। बाय द वे आई वाज रीडिंग समवेयर कि शायद ये बड़ी हैविली टैक्स्ड हो जाएंगी स्पेशली सिगरेट्स और ऑल दोस। अब आई एम नॉट श्योर, आई ऐसा रो मैंने कभी देखा नहीं इस बारे में, मगर अगर ये वाली चीज़ें होती हैं तो दिस इज़ ऑल्सो इट्स अ गुड साइन कि आप भाई चीज़ें इंपोर्ट मना नहीं करो, आप जिसने इस्तेमाल करनी है जो ख़रीद सकता है वो ज़्यादा ख़रीदे, बाकी आपके पास सब्सिट्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब जैसे अब मुझे नहीं एग्जैक्ट नंबर याद आ रहा मगर वो $3-4 बिलियन की आप चीज़ मंगा लेते थे। अब पाकिस्तान चौथा या 7वां सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, हमारे पास चीज़ की फैक्ट्री नहीं थी, छोटी छोटी थी मगर उस साइज़ की नहीं थी। अब बहुत सारी कंपनीज बीच में आ गई हैं तो हमने सब्सिट्यूट बना लिया ना। और भी इस तरह की बेतहाशा चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे वो एक बड़ी मशहूर एग्जांपल थी न्यूटेला की या फ्रॉस्टीज की। अब फौजी जो कॉर्नफ्लेक्स है उसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स भी आ गए। हाँ, तो उसके अलावा आपके पास कोई वो नहीं है। आई डोंट थिंक सो कैन। अब आई डोंट नो इफ इट्स ये तो सारी कॉमन नॉलेज ही है कि मुझे नहीं पता सिरिलैक का पाकिस्तान में क्या सब्सिट्यूट है। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें जो कि आपके पास वो तो पैम्पर्स भी अब टर्किश आ रहे हैं, टर्किश भी हैं, कुछ चाइनीज़ भी हैं, वो तो मिक्स उन्होंने कुछ वो कर रहे हैं, बट कुछ यहाँ पे भी डेवलप कुछ हो रहा है इस पर। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती तो इंपोर्ट बिल तो नीचे करने की कोशिश की जा तो सकती एक चीज़ आपने करनी पड़ेगी आपको। And अब they जैसे should- मैं ये पैटर्न बहुत देखता हूँ बिकॉज आई लिव क्लोज बाय, और रास्ते में मैं यूजुअली आता हूँ नून टाइम में, तो वो कभी कभी टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो स्कूल रन वाला टाइम होता है, और ये सारे पॉश स्कूल हैं और हर स्कूल में 1000 बच्चे और हर एक बच्चे को लेने एक गाड़ी आती है जिसके अंदर कम से कम 3 लोग होते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक मेड होती है और एक माँ होती है। तो वो 3 एडल्ट्स जो कि किसी फैक्ट्री में काम कर सकते थे या कोई कुछ प्रोड्यूस कर सकते थे, वो एक बच्चे को लाने ले जाने पे मामूर है। फिर वो गाड़ी हल्की भी नहीं होती, वो कम से कम 1200 सीसी गाड़ी होती है, क्योंकि जिस हिसाब से फैंसी स्कूल इस विसिनिटी में है जहाँ हम बैठे हैं, ठीक है। और रोज़ का ट्रैफिक जाम है बाकायदा। अच्छा, पुलिस वालों को पता नहीं, या तो वो उन्होंने मंथली पे लगाया हुआ है कि भाई तुमने ट्रैफिक संभालना है, बड़ा वहाँ होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन वो लाइक ऑब्वियसली 1000 गाड़ी आ रही है, एकदम फ्लो बढ़ जाता है। हमारी आदतें चेंज नहीं हो रही। हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल ऑयल पे जाता है। तो अगर गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा इस पे ही आ जाए कि वो इन्फोर्स करे प्राइवेट स्कूल को, भाई तुम अपनी बसें चलाओ, स्कूल के बाद गाड़ियाँ नहीं आएंगी, रूट अपने बना लो, क्योंकि बहुत बड़ा चंक जो है वो 6 बसों में हो सकता है पूरा, या 8-10 बसों में हो सकता है, ना कि 1000 गाड़ी में। और ये रोज का है और 2 बार है, सुबह का अलग है, शाम का अलग है। और ये तो अभी मैं सिर्फ क्लिफ्टन की बात करूं, फिर आप कराची के दूसरे एरियाज लगा लें, फिर आप लाहौर, इस्लामाबाद, आप अर्बन सेंटर सारे उठा लें, तो ये कितना बड़ा ज़िया है। मतलब ये चीज़ आराम से कर्टेल हो सकती है। एक तो चीज़ है कि जी ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी हमारे पास वी डोंट हैव मेट्रोज, तो वो लोगों ने ज़ाहिर है बस में या रिक्शा टैक्सी इसमें तो सफ़र करना ही है, उसका भी नेमुल बदल नहीं है, वो शायद 10 साल लग जाए। मगर जहाँ जहाँ कट कॉर्नर्स हम कर सकते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। घर में अगर इनकम कम हो जाए तो आप थोड़ा मतलब यहाँ से कम कर लिया, फैंसी चीज़ें, चॉकलेट नहीं आ रही, कुछ अरसा आपने ये काट लिया। मगर हमारी आदतें वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं, हम वही चौड़े चल रहे हैं, और ब्रांड सब ओके चल रहे हैं, मॉल्स में रश है। मगर इसी बात से मुझे उस पर याद आ रही थी बात कि अभी हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे एक जगह पे बैठे हुए कि फॉर एग्जांपल जब ये पेट्रोल इतना हाई एंड पे चला गया, कितने एक्चुअली लोगों ने कार पूलिंग शुरू की। मैं तो कम से कम ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है ना यहाँ, कि जानता ही नहीं हूँ कुछ लोग। नहीं, चौड़ापन बहुत है, जो आपकी वाली बात है हाँ, कि भाईजान भाई संभाल लेगा, मैं किसी की गाड़ी में भाई क्यों बैठूं? संभाल लेगा। चलो ये डिस्कस है ना, भाई संभाल लेगा वाली discussion है। बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर ये वही वाली बात है कि फिर वो पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारे बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी का इशू, हर चीज़ लॉ एंड ऑर्डर से ड्राइव होती है, वही चाहे वो, इकोनॉमिक्स होए चाहे कुछ भी होए। मेरा पर्सनल व्यू ये है। हाँ, बच्चे दुनिया भर में अकेले स्कूल जाते हैं, पैदल जाते हैं, 6-6, 7-7 साल के बच्चे अकेले ट्रेन ले लेते हैं, बस ले लेते हैं। मगर यहाँ आपने ज़रा सी गर्दन यूं की, बच्चे ही गायब। तो ऑब्वियसली वो आई अंडरस्टैंड फ्रॉम पेरेंटल स्टैंड पॉइंट कि यार हमें नहीं पता बच्चा बस में बैठा नहीं बैठा, किसकी जिम्मेदारी है, कोई उठा ना ले। और ये हाँ, और वो उस फिल्म में तो 70s दिखाया, क्योंकि वियतनाम वॉर थी ना, और वो उसमें 60s रिमोट दिखाया। एरियाज हैं वो तो। हाँ। तो बात वही है, लॉ एंड ऑर्डर पे आके फंस गया। लेकिन हाँ, हमारी आदतें नहीं बदली। मैं एक बार
आई वाज इन पेरिस, मैंने ऊबर कराई, फ्लाइट थी सुबह 4 बजे, वो आई तो मैं नींद में अब जो हुआ मैं करा ली। ऊबर आई तो उसमें ऑलरेडी एक बंदा बैठा था, मैं गलत गाड़ी में बैठा हूँ। फिर पता चला ऊबर पूल भी कोई चीज़ होती शेयर्ड, है। हाँ शेयर्ड। तो मैं बोला यार ये तो हमारे यहाँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि पता ही नहीं कि साथ उसका अपना ही बैठा हुआ और उसने टीटी निकालनी है, पता नहीं। और हम नहीं करेंगे बिकॉज मसले हैं कि भाई उसको क्यों नाता खान उतारा, मुझे अस्पताल जाना है, मुझे पहले वहाँ मुझे उतारना उतारो है, फिर उसको नाता खान पहले दो। मुझे उतार। तो कार पूलिंग वाला तो सिलसिला है ही नहीं। और बल्कि कार पूलिंग क्या, एयरपोर्ट से मुझे याद है कि कुछ ज़माने पहले अगर आप एयरपोर्ट पे अराइवल पर हैं और वहाँ से आप ये शेयर सर्विसेज की कोई क्रीम वगैरह वो करे, तो वो ड्राइवर कहता था कि जी मैं अंदर नहीं आ सकता, आप दरवाजे पे आ जाएं, एयरपोर्ट के कोने पे सामान समेत, याद है एक ज़माने में। सो अब एनीवे वो क्या कह सकते हैं, मैं ठीक है, हम सब लोगों की ये ऑब्जर्वेशन है, जो हम आपसे बात हो रही है वही 90%। आपके पास एयरपोर्ट से कोई शटल सर्विस भी नहीं है, जिस तरह आप संभल में उतरे, आपके वो शटल सर्विस में बैठा, आप निकल गए, ठीक है, या आप लंदन में उतरे, आपने सबसे एक्टिव आप निकल गए आगे। शटल सर्विस वो फौरन निकालती है, रश कम करती है। मैं बर्लिन में भी था तो वो नीचे उनकी एक शटल ट्रेन थी जो कि बस सेंट्रल तक लेके जाती है, तो वो मैं उसमें बैठा हुआ था। मैंने यार टाइम हो गया, चल नहीं रही, और फिर इधर की ट्रेन और इधर की ट्रेन दोनों चलने लगी। मैंने ये क्यों नहीं चल रही, पता चला मेरी ही चल रही थी। इतनी स्मूथ थी, मुझे फील ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी चल पड़ी है। वो डबल डेकर ट्रेन थी, वो हिली ही नहीं जरा सी, हैरान हो गया। तो हाँ बिल्कुल ट्रैफिक निकालने का इन्होंने बनाया होता है कि भाई यहाँ से फौरन निकलो। तो हमारे तो एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री इतनी सी है, उसमें फेक गुची बिक रहा होता है, मतलब शर्म की बात है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, थोड़ा बहुत टूरिस्ट ही आता है, या बाहर के ज़्यादा तो मीटिंग्स के लिए गोरे आए हुए होते हैं इधर, तो वो उनकी भी नज़र पड़ती होगी यार ये तो अपने एयरपोर्ट पे फेक गुची बेच रहे हैं। फेक भाई पॉइंट ये, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में गुची का काम क्या है? सही बात है, बात तो यहाँ से स्टार्ट होती है कि भाई बट यू गो टू एनी कॉफी शॉप इन द मॉर्निंग, यू विल सी अ लॉट ऑफ गुचीज। वो जो बच्चे छोड़ के लेडीज आती हैं एंड देन देयर लाइक सेल्फीज हो रही होती हैं सुबह 8 बजे, लाइक डूड हाउ डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग? थोड़ा साइड में हो जाओ, मेरा बैग नहीं दिखाई दे रहा। वाह ये भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है कि लाइक आई डोंट नो। थैंक्स हसन, थैंक्स इरज, इट वाज वंडरफुल कन्वर्सेशन, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और yeah, that was the point of this conversation, like we had no agenda, ये तो पेपर ऐसे ही होता है, and we were just going with the flow like a dead fish, but it was very fulfilling and I hope लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। और thanks once again for being here. We'd love to have you on and on as things develop। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। I hope you guys enjoyed, comments में ज़रूर feedback दीजिएगा if there's any point you wanted to hear from these wonderful gentlemen, और नहीं हुआ हम शायद we might have them once again। तो अपना ख्याल रखिएगा और सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। do that on patreon.com/ganjiswag और ख्याल रखें।